माय नेम इज़ चैतन्य अवस्थी। इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 आई है। मेरा ऑप्शनल लॉ था और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अ, इस टॉक का पर्पस बेसिकली कुछ जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरल होते हैं, मेरे पास भी थे क्योंकि मेरे पास उतनी गाइडेंस नहीं थी मेरे पिता के जाने के बाद। तो मैंने भी वो कमी महसूस करी है टू बी एबल टू गेट समबडी टू क्लैरिफाई योर क्वेश्चंस, वेरी बेसिक डाउट्स, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नहीं तो वो दिमाग में घूमते रहते हैं आपके और फिर आप पढ़ाई पे उतना फोकस कर नहीं पाते हो, उसी के बारे में आप सोचते रहते हो। तो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज़ द सेम। हम लोग पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो मुझे दिए गए हैं, जो जॉनरिक क्वेश्चंस होते हैं प्रिपरेशन के, उनको कवर करेंगे, जिससे ज़्यादातर डाउट्स लोगों के क्लियर हो ही जाते हैं। और अगर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बचते हैं, तो अगर टाइम की हमारे पास सहूलियत रही, तो हम लोग जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस एड्रेस करने की। मैं हर टॉक से पहले ये कहता हूँ कि इस सेशन में मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो, तो ट्राई करिएगा कि आप मैक्सिमाइज़ कर पाएँ मुझसे रिटर्न। मेरी स्टोरी क्या है, मेरे स्ट्रगल्स क्या रहे, वो कई जगह, कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे चल रहे हैं, उसको दोहराऊँगा तो वो रेपिटिटिव हो जाएगा। यदि आपके पास समय हो और यदि आपकी दिलचस्पी हो, तो आप जाके वो देख सकते हो। लेकिन इस सेशन में आप ट्राई करिएगा कि आप कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं मुझसे इस परीक्षा के संबंध में जितना कुछ आप पूछ सकते हो। मेरी जितनी थोड़ी बहुत समझदारी और अनुभव होगा, उसके हिसाब से मैं ईमानदारी से अपनी तरफ से बता पाऊँगा आपको कि मैंने क्या किया और मेरे अनुमान से क्या किया जाना चाहिए। लेकिन एक आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे मेरे पिता ने ये बात कही थी, मैं आपसे भी ये कहूँगा, कोई टॉपर या कोई भी इंसान एब्सोल्यूटिस्ट नहीं होता है। जो वो कह दे, वो सिर्फ़ वही सच नहीं होता है। इस दुनिया में मुझसे पहले भी कई लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेरे बाद भी कई लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सही लगता है, आपको लगता है कि वो आप पे लागू होता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी और शायद यही सच्ची मायनों में सफलता होती है कि आप किसी और की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, किसी भी छोटे तरीके से। लेकिन सिर्फ़ मैंने कह दिया इसलिए आप वो कर रहे हैं, ये मत करिएगा। आप उसको खुद आकलन करिएगा, आप खुद समझदार हैं। अगर आपको लगता है कोई बात कि नहीं, ये तो ठीक नहीं बैठ रही मुझे, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे लिए काम करिए, हो सकता है आपके लिए ना करे। तो उस खुले दिमाग से, उस ओपन माइंड से आप इस टॉक को में पार्टिसिपेट करिएगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। सो ये ग्राउंड रूल्स थे। बेसिकली मैं जितना जल्दी हो सके वाले क्वेश्चंस निपटा दूँगा, सो दैट वी कैन गो फॉर अ लाइव इंटरैक्टिव सेशन इन व्हाटएवर टाइम वी आर लेफ्ट विद, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी यूपीएससी जर्नी के बारे में देखिए, यूपीएससी हमेशा से एक सपना था कहीं न कहीं, लेकिन बीच में मैंने बीएलएलबी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मैंने क्लैट दिया था। क्लैट की परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 184 आई, जिससे मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता एलोकेट हुआ और मैंने वहाँ से 5 साल बीएलएलबी ऑनर्स में ग्रेजुएशन करी। वो इमीडिएट टारगेट था, वो इमीडिएट गोल था, कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड में यूपीएससी था। लेकिन पहले यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा इरादा दिल्ली से था। अब ये आप कह सकते हो एक तरीके से एक बुरी घटना ने मुझे वो दिल्ली जाने से बचा लिया और शायद उसका भी कहीं न कहीं रोल रहा मेरी जर्नी में कि मैं उस भीड़ में नहीं था। उस पे भी हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे। पर हाँ, ग्रेजुएशन के बाद प्लान था कि 1 साल तैयारी करेंगे और व्होल हार्टेड तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। मेरे पिता कहते थे कि यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस परीक्षा की तैयारी को अपनी नौकरी मान लीजिए। आप नौकरी में 8 घंटे देते हैं, 9 घंटे देते हैं, आप इस परीक्षा को 9-10 घंटे दीजिए। नौकरी में तो आपको तनख्वाह मिलती है, दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं आस-पास बात करने के लिए। यहाँ बहुत अकेलापन होता है, पता भी नहीं होता रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं, तो ये नौकरी से भी एक नॉच ऊपर हो जाती है। तो कॉलेज के बाद के तैयारी के शुरुआती 10 दिन में ही मेरे पिता की कोविड की सेकंड वेव में डेथ हो गई और उसके बाद से अगले 2-3 महीने काफ़ी रफ़ थे, काफ़ी नेगेटिव थे। तैयारी तो बहुत दूर की बात है, लाइफ़ इन जनरल ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रही थी, कुछ लग नहीं रहा था कि सब कुछ पॉइंटलेस वाला एक फ़ेज़ होता है। ख़ैर, उस पे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन ये बताने का पर्पस आपको ये था कि मेरी तैयारी शुरू कैसे हुई। उन 3 महीनों में, 4 महीनों में मेरी बहन ने मुझे एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कराया, जिसका एक बहुत बड़ा रोल ये रहा कि मैं डिसिप्लिन्ड वे में इस माइंडसेट के साथ कि मेरी बहन की मेहनत की कमाई लगी हुई है मुझे पढ़ाने में, मैं टेबल पे आ जाता था। चाहे जैसा फ़ील कर रहा हूँ, चाहे जो हो रहा हो मेरे दिमाग में, लेकिन मैं टेबल पे उस पे रहता था। तो उसका उस कॉन्टेक्स्ट में रोल काफ़ी रहा।
जिसके बाद मैंने कानपुर में रह के ही फिर अपनी तैयारी शुरू करी और शायद जुलाई से तैयारी शुरू करी होगी और जून में मेरा प्रीलिम्स था अगले साल। प्रीलिम्स से पहले की तैयारी लोग कहते हैं कि 11 मंथ की तैयारी है। लोगों को ये याद रखना चाहिए कि वो प्रीलिम्स के पहले के 11 मंथ हैं, उसके बाद आपको मेंस के लिए भी 2.5 महीने तक मिलते हैं और वो भी बहुत इंटेंस और रिगरस तैयारी होती है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी 1 डेढ़ महीना मिलता है, जिसमें भी आपकी एक बार फिर से रिवीजन ही एक तरीके से होता है। तो बड़ी कॉम्पोजिट और लंबी प्रोसेस है। तो मेरी भी जर्नी बाकी सबकी तरह ही थी। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और यहाँ पे किसी ने पूछा भी था तो मेरे इंटरव्यू में 184 मार्क्स रहे। इंटरव्यू पे भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे सेक्शनल में, बट ये मोटी-मोटी एक तरीके से रूपरेखा थी मेरी जर्नी की। पहला सवाल है कि प्रीलिम्स की अप्रोच और तैयारी कैसे हो? मैं एक बात पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रीलिम्स आपकी क्वालिफाइंग पेपर है और वो आपकी समझदारी की परीक्षा है। इस बार का प्रीलिम्स पेपर देख के देखिए, पहली बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि टॉपर्स भी आपकी तरह इंसान हैं। जस्ट बिकॉज़ दे क्लियर एन एग्जामिनेशन डज़ नॉट मेक देम अ नॉच हायर देन यू। येस, they have worked hard. Yes, they have earned whatever they are receiving, but you have to understand that they are also humans. We were equally uh, वर्ड सही नहीं रहेगा लेकिन mortified seeing the paper this year. So it's okay, it's natural. आप अगर डरे हुए हैं इस साल का पेपर देख के, हमें खुद डर लग रहा है निकालने के बाद भी. So and I'm telling you the common sentiment all throughout, right? तो उससे मत घबराइएगा. Remember that in a competitive exam the best part is कि आपके लिए टफ है तो दूसरे के लिए भी टफ होगा. हो सकता है वो पर्टिकुलर पार्ट टफ ना हो, उसके लिए कुछ और टफ होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं चीजें लेवल हो जाती हैं. तो उस माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा थोड़ा. और दूसरी बात, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होती है? मैंने तो इंटीग्रेटेड तैयारी करी थी प्रीलिम्स और मेंस की, कभी अलग नहीं किया एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स. जनवरी आते आते आप प्रीलिम्स मोड में अपने गियर स्विच कर सकते हैं. व्हेन आई से प्रीलिम्स मोड, व्हाट आई मीन बेसिकली इज अब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हैं. अच्छा, मैं एक बार आपको और बता दूं कि मैं अपना दिन स्टडी स्लॉट्स में बांट लेता था. कि सुबह 9 से 12 पढ़ना है, उसके बाद 2 से 5 पढ़ना है, उसके बाद 7 से 10 पढ़ना है और फिर रात में 11 से 12 भी पढ़ना है, कभी-कभी 1 भी पढ़ना है. और ये घंटे जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है वो बढ़ते जाते हैं. आपको एक बार आदत लग जाती है, एक बार आपका वो लय बन जाती है पढ़ाई की, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहती है और वो आपके लिए न्यू नॉर्मल हो जाता है. तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. लेकिन एक बात आपसे ईमानदारी से कहूँगा कि इस परीक्षा में और जीवन इन जनरल में आपकी जवाबदेही केवल और केवल आपके प्रति होगी. आप जानते हैं आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं. आप अगर किसी को दिखाने के लिए घंटों तक कमरे में बैठ रहे हैं या बड़ी-बड़ी किताबें और रजिस्टर्स इकट्ठा कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने एक बार भी उसका रिवीजन नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से मेरी जो भी थोड़ी बहुत अनुभव और जानकारी है, उसके हिसाब से ऐसी मेहनत व्यर्थ है. आप ईमानदारी से तैयारी करिए. आपका 1.5 घंटे मन लग रहा है, आप 1.5 घंटे लेकिन पूरे फ़ोकस से पढ़िए और फिर बाहर आइए, ब्रेक लीजिए 5-10 मिनट का और वापस जाइए. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग दोज़ 3 आवर्स एंड जस्ट सिटिंग देयर कि 3 घंटे तो पढ़ना ही है क्योंकि यूपीएससी है ना? उससे नहीं फ़ायदा होगा. अ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरी चीज़ की, सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी की, तो जो ये घंटे होते थे मेरे वो फिक्स रहते थे, लेकिन इनमें मैं क्या कर रहा हूँ वो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता था. जैसे आपसे मैं साझा करूँ कि पहले शुरुआत में मेरी तैयारी 9 से 12 वाला जो टाइम स्लॉट था उसमें जीएस पढ़ना है. 2 से 5 वाला जो टाइम स्लॉट है उसमें भी जीएस पढ़ना है. 7 से 10 वाला जो स्लॉट है उसमें करंट अफेयर्स और वैल्यू एडिशन करना है अपने नोट्स में. अब जब प्रीलिम्स मोड मैं कहता हूँ या प्रीलिम्स गियर आपको स्विच करने हैं जनवरी से, उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है? आप ये कर सकते हैं कि आप 9 से 12 जो पढ़ रहे हैं उसमें आप जीएस पढ़िए और अब जो 2 से 5 वाला स्लॉट है उसमें आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर दीजिए जनवरी से. तो ये दिस इज व्हाट आई मीन कि आप प्रीलिम्स मोड पे अपने आप को स्विच कर लीजिए. प्रीलिम्स मोड इज नथिंग डिफरेंट. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, इस पे मैं डालता भी रहता हूँ अपने नोट्स, क्योंकि जब आप देखते हैं किसी चीज़ को तब आप ज़्यादा बेहतर उससे रिलेट कर पाते हैं. अभी मैं आपको कुछ कहूँ और कुछ बताऊँ तो हो सकता है कहीं न कहीं आपको समझ ज़्यादा ना आए, क्योंकि मैंने अपने तरीके से कुछ नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जब आप उसको देख लोगे तो एक बार वो विजिबिलिटी फैक्टर आता है तो उससे रिलेटेबिलिटी बढ़ती है. तो मेरा टेलीग्राम चैनल लाइफ इन अ नोटशेल है. उसमें सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं. कैसे मैंने मेंस के नोट्स बनाए, उनको कैसे मैंने प्रीलिम्स नोट्स में कन्वर्ट करता था.
तो उससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये एक तरीका है, ऐसा मैंने किया। अगर आपको सही लगा, आपको अच्छा लगा तो आप उसको फ़ॉलो करिएगा और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको रहने दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं। दूसरी बात रही प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसैट प्लीज़ मत इग्नोर करिएगा। नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, साइंस से आ रहे हैं कि आर्ट से आ रहे हैं, दोनों के लिए टफ़ होता जा रहा है। तो जो आर्ट वाले हैं हो सकता है उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन और बाकी जो पज़ल्स होते हैं वो थोड़े आसान हो जाएँ। जो साइंस वाले हैं हो सकता है उनके लिए तथाकथित रूप से जो मैथमेटिकल पोर्शन है, जो क्वांट वाला पोर्शन है वो आसान हो जाए। लेकिन मेरा मेरा ऐसा अनुभव रहा है, मैंने जो अपने आस-पास के दोस्तों को देखता हूँ कि सबके लिए बराबरी का टफ़ होता जा रहा है सीसैट और इसमें थोड़ा-सा आप लोग को एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना पड़ेगा। इसको नज़रअंदाज़ मत करिएगा, इसको आखिर के लिए मत रखिएगा। जो-जो चीज़ें आपको चुनौतीपूर्ण लग रही हैं सीसैट के सिलेबस में उसको यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे लेक्चर सीरीज़ हैं जो हिंदी में अवेलेबल हैं, अंग्रेज़ी में अवेलेबल हैं। जो भी आप जिस भी माध्यम से आप कंफ़र्टेबल हैं, उसमें आपको मुहैया है वो सुविधा फ्री में वो भी यूट्यूब पे, तो आप उसका आप उसका यूज़ करिए। आपको अगर कोई ऐसी फैसिलिटी और कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है तो आप उसकी उसको यूज़ करके उसका फ़ायदा उठाइए, है ना? तो सीसैट की तैयारी पे भी हमेशा नज़र रखिएगा। मैं कई ऐसे होनहार लोगों को जानता हूँ जिनको सर्विसेज़ में होना चाहिए, कम से कम मेंस तो देना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका सीसैट नहीं निकला। जीएस में भी उनके नंबर आ रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत करिएगा, उसको नज़रअंदाज़ मत करिएगा। ये तो हो गया कि प्रीलिम्स मोड कब होना चाहिए और सीसैट की तैयारी कैसे होनी चाहिए। मेंस की तैयारी में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान करे कि आप में से सभी का प्रीलिम्स हो जाए और जब आप वो जो आपको 2 या ढाई महीने मिलते हैं मेरा जब प्रीलिम्स हो गया था रिज़ल्ट का बिना वेट किए 3 या 4 दिन मैंने आराम किया, 3 दिन आराम किया क्योंकि वो बहुत थकान भरे 1 साल हो जाते हैं जिसमें आप छुट्टी भी नहीं लेते हैं। 3 दिन आराम करने के बाद रिज़ल्ट का बिना इंतज़ार किए मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या बॉर्डर पे हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो आप कम से कम ऑप्शनल की तैयारी तो अपनी शुरू करिए। जो ऑप्शनल आपने पहले पढ़ा होगा उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप भगवान करे कि आपका हो जाए, तब तो और ही अच्छा है कि आपका ऑप्शनल तैयार होगा। अगर नहीं भी होता है और अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको और अटेम्प्ट्स देने हैं या कुछ करना है, तो उसमें ऑप्शनल आपका आगे काम ही आएगा। तो आप ऑप्शनल की तैयारी कम से कम शुरू कर दीजिए और तब तक रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो उन महीनों को आप अपने ऐसे प्लान करिए कि उसमें ऑप्शनल, एथिक्स जो नेग्लेक्टेड टॉपिक थे जीएस के, प्रीलिम्स के समय आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जैसे अ, आप कह सकते हैं सोशल इश्यूज़ कुछ हद तक, वैसे तो प्रीलिम्स में भी सोशल इश्यूज़ थोड़ा कवर होता है, कुछ हद तक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ हद तक हो गया। इन सब चीज़ों पे भी आप अब ध्यान दीजिए ऑप्शनल के साथ-साथ वो जो पहले 2 या 3 वीक होते हैं प्रीलिम्स के जस्ट बाद के, उनमें आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एंग्ज़ायटी भी होती है रिज़ल्ट आने की और उतना फ़ोकस नहीं हो पाता है, तो ये छोटे-छोटे टॉपिक्स आप उसमें स्मूथली कवर कर सकते हैं और फिर रिज़ल्ट के बाद तो आपको फुल ऑन मोड जाना है। मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग है, राइटिंग प्रैक्टिस है। क्योंकि सबको बहुत कुछ आता है, जो जो कुछ भी मेंस लिखने आ रहे हैं, कई बार के अटेम्प्ट किए हुए हैं, कई तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हैं, वो भी बहुत मेहनत से आए हुए हैं। तो आता सबको बहुत कुछ है, कौन कितना उस 7 मिनट में उस आंसर में लिख सकता है और किस खूबसूरती से अपनी बात को बयाँ कर सकता है कि पढ़ने वाले को सब समझ आ जाए। वही डिसाइड करता है कि मेंस में आगे कौन जाएगा। सो मेंस इज़ अ लॉट अबाउट प्रेज़ेंटेशन, मेंस इज़ अ लॉट अबाउट योर क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। आप समझ रहे हैं कितनी संपुटता से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं किसी के सामने, क्योंकि वो एग्जामिनर भी देखिए बहुत कुछ बहुत सारे पेपर्स चेक करके थक गया होगा। अगर आप उसके सामने वही बातें, वही कीवर्ड्स रखेंगे, कुछ भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा अगर आपके में, तो ज़्यादा मैं मानता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कोट है जो मैंने पढ़ी थी कि डू नॉट लेट बेस्ट बिकम द एनिमी ऑफ गुड। मेंस में मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, आप लिखिए, लेकिन वो आंसर तब लिखिए जब आपके पास समय हो। पहले आप अपना लक्ष्य रखिए कि 20 गुड आंसर्स लिखने हैं। जब आपने 20 गुड आंसर्स लिख दिए होंगे या फिर आप लिखने के प्रोसेस में होंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा चल रहा होगा, तब आप उसमें से कई गुड आंसर्स को बेस्ट करिए या बेटर करिए या एक्सीलेंट करिए। मैंने भी किए, मैंने भी कुछ एक्सीलेंट आंसर्स लिखे होंगे, कुछ वेरी गुड आंसर्स लिखे होंगे। लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा रहता था कि पहले 20 गुड आंसर्स वाली अपनी स्पीड मेंटेन करूँ, क्योंकि मेरा है कि मुझे अटेम्प्ट सारे करने हैं। यूपीएससी इसीलिए आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस देती है इतने कम टाइम में, क्योंकि दे वांट टू सी कि प्रेशर के अंडर बच्चा कैसा काम कर रहा है। वही आपकी आगे की आने वाली लाइफ होने वाली है। तो अगर वो चाहते तो वो 10-12 क्वेश्चन भी दे सकते थे, जो सबसे अच्छा लिख रहा हो उसमें मार्किंग करते। लेकिन
that is your metric of productivity in this examination. How good you are is dependent upon how well your mind is functioning under pressure. और वही मेंस है, जब आपको 7 मिनट मिलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लिखना शुरू कर देना है। एक मिनट से कम में भी आपकी एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए अपने दिमाग में, आपके पास कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने की स्टैमिना भी होनी चाहिए कि आप डायग्राम्स भी बना पा रहे हैं, आप पैनिक नहीं कर रहे हैं, आप एंग्शियस नहीं हो रहे हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। मेंस की तैयारी इज as much about learning and remembering the content as it is about presentation, use of flowcharts, diagrams, the ability to complete 20 questions or the entire set of questions in the given time period, and the ability to have differentiating factors and multidimensionality. जितने ज्यादा डायमेंशंस होंगे, जितना विस्तृत आपका जवाब होगा उन मायनों में कि आपके पास कितने सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं, उतना अच्छा आपका मेंस का आंसर होगा। तो मेंस की तैयारी में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसए की तैयारी कैसे की? मैं हमेशा कहता हूँ कि एसए की कोई अलग तैयारी नहीं होती है। हाँ, अगर आप थोड़े से बैकग्राउंड आपका राइटिंग का उतना नहीं रहा है, कोई गलत बात नहीं, कई लोगों का नहीं होता है। उसमें आपको थोड़ी सी राइटिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, वरना कंटेंट के लिए एसए की कोई अलग तैयारी नहीं है। एसए इज जीएस 1, 2, 3 एंड 4 कंबाइंड। आप इन सब में जो कुछ आपने पढ़ा है ओवर द ईयर, आप इसको अच्छे से अगर प्रेजेंट करेंगे इन अ स्टोरी वाइज फॉर्मेट, तो आपका एसए हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ जीडीपी वाला टॉपिक था, तो उसमें GS1 से मैंने मगध एम्पायर का यूज किया कि कैसे फॉरेस्ट वर द बैकबोन, टिम्बर, एलिफेंट्स, रिवर्स टू मेक मगध और पाटलिपुत्र द एम्पायर दैट इट वाज। वो GS1 हो गया। उसके बाद मैंने GS2 दिया कि कैसे इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कैसे वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सारे GS2 वाले जो मेरी नॉलेज थी, कैसे दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड टुवर्ड्स मेकिंग अ ग्रेटर आप क्या कहोगे कि दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन इंडियाज इकोनॉमी, दैट्स व्हाई दीज लॉज आर बीइंग मेड। और एक सेकंड मुझे बस दीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। राइट। फिर GS3 की नॉलेज आ गई कि कैसे ग्रीन जीडीपी, ग्रीन फाइनेंस, ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्या किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की इंक्रीजिंग वर्थ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इन आर गवर्नेंस, है ना। और चौथा GS4 का मैंने महात्मा गांधी का कोट डाला, दैट वी डू नॉट इनहेरिट दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो कोई अलग प्रेप नहीं थी। मैंने GS1, 2, 3, 4 में जो जो मुझे कुछ याद आया उसको कलेक्ट किया, उसको स्ट्रक्चर किया एक ब्यूटीफुल स्टोरी के फॉर्मेट में और दे दिया एक एस्से के रूप में। कुछ बेसिक पॉइंट्स और गाइडलाइंस हैं, मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं इस पे, आप वो भी चेक कर सकते हो, उन पे भी है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी यदि आपको बता दूं कुछ फाइन पॉइंट्स। विक्रम ग्रेवाल सर मेरे एक इस परीक्षा के संदर्भ में तो एक आइडल रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, मैंने बहुत कम टॉपर टॉक्स देखी थी, उनकी एक थी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया था। और उनकी सिंप्लिसिटी और कहते हैं ना, द सिंपलेस्ट आंसर इज मोस्ट ऑफन द राइट आंसर। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अपीलिंग लगी कि किस तरह से मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड उनकी प्रेपरेशन थी और किस सिंप्लिसिटी से उन्होंने हर चीज़ को अप्रोच किया। दैट मेड थिंग्स इजी फॉर हिम, सो आई ट्राई टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। आंख बंद करके कॉपी नहीं किया वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, जैसा कि मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कि जो जो आपको अच्छा लगे और अपने ऊपर सूटेबल लगे वो ले लीजिए। तो मुझे जो जो उनका जो जो उन्होंने बात कही थी, जो जो मुझे ठीक लगी अपने ऊपर लागू रखी, वो ली। उसमें से एक बहुत अच्छी बात एस्से की थी, वो कहते थे कि पहले 20 मिनट में या 15 से 20 मिनट में आप किसी भी एस्से के 20 पॉइंट्स लिख लीजिए जल्दी जल्दी। उस टॉपिक को लिखिए रफ पेज में पीछे जाके, और जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको 20 पॉइंट्स में लिख दीजिए। उसमें GS1 देखिए आप ला पा रहे हैं, GS2 ला पा रहे हैं, GS3 ला पा रहे हैं, GS4 ला पा रहे हैं। और अगर मल्टी डायमेंशनैलिटी अगर आपको देखनी है तो आप देखिए उसका सोशल एंगल आप कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का, उसका इकोनॉमिक एंगल कवर कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकल एंगल कवर कर रहे हैं, उसका आप क्या कहें, सोशल एंगल कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल कवर कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल एंगल कवर कर रहे हैं, एथिकल डायमेंशन कवर कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप ये सब कवर कर लेंगे तो आपका ऐसे अपने आप में ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। अब अगर आपने 20 पॉइंट लिख लिए हैं, आप एक पॉइंट पे भी अगर 5 लाइन लिखेंगे या 6 लाइन लिखेंगे, आपका एक पैराग्राफ हो गया। और अगर आप ऐसे
2 पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका 1 पेज हो जाएगा। तो 20 पॉइंट लगभग आपके 10 से 11 पेज हो जाएँगे एस्से के, और इतना ही स्पेस यूपीएससी देता है और आपका एक अच्छा एस्से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको एक अप्रोच चाहिए एस्से के लिए, राइट? इसके अलावा आपने जीएस 1, 2, 3, 4 के अगर सोर्सेज की बात करी जाए तो बेसिक सोर्सेज थे। अगर आपको देखना है तो मैंने पहले के वीडियोस में भी कई बार ये डिस्कस किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सोर्सेज सबके लगभग लगभग सेम ही होते हैं। आप जितना भी देखेंगे, जितने भी टॉपर स्टॉक देखेंगे, कई बार हम लोग इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बुक लिस्ट क्या थी और सोर्सेज। मुझे ये ज़्यादा जमती नहीं है बात, क्योंकि आपको अगर बुक लिस्ट पता भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको पढ़ेंगे कैसे। प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि लोगों को बुक लिस्ट नहीं पता है। आज जो बुक्स मैं बोलूँगा वो पिछले टॉपर्स ने भी बोली होंगी, उनके भी सेम सोर्सेज़ थे। प्रॉब्लम ये है कि उन बुक्स को कैसे पढ़ना है, उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है कि कई बार रिवीजन हो सके, उन चीज़ों पे ध्यान लगाइए। बुक लिस्ट एक बार फाइनल कर दीजिए और वो फोमो हटा दीजिए। वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना कि क्या मैं सही बुक पढ़ रहा हूँ, सही बुक कोई नहीं है। किसी अगर कोई सही बुक होती तो सब लोग उसको पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। किसी को नहीं पता है किससे आएगा, जो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है उसको भी नहीं पता है। सो बुक लिस्ट आप किसी भी एक टॉपर की देख लीजिए, मेरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कई वीडियोस में मैंने जिक्र भी किया है क्या क्या सोर्सेस थे। लेकिन उन बुक लिस्ट और उन बुक्स को पढ़ें कैसे और उससे ऑप्टिमाइज करके उसको नोट्स कैसे बनाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक सिंपल सा रूल रहता था कि मैं किसी भी बुक को 3 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ता था। पहली बार आप उसको कहानी की तरह पढ़िए, उसके बाद आप उसको हाइलाइट करिए या अंडरलाइन करिए दूसरी बार में, और तीसरी बार जो कुछ भी हाइलाइटेड और अंडरलाइन पोर्शन है उसको अपनी भाषा में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के माध्यम से नोट्स के रूप में अपने रजिस्टर में बना लीजिए। इस तीसरी की बार के बाद जब आपके रजिस्टर तैयार है या नोट्स तैयार है, अब आप अपनी उस बुक को दोबारा कभी मत देखिएगा। आपके नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इन नोट्स पे ही सब कुछ कवर कर सकते हैं। और इन्हीं नोट्स में फिर आप ओवर द ईयर वैल्यू एडिशन करते रहिए। कोई करंट अफेयर है उसमें आप ऐड करते रहिए, और अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, कहीं इंटरनेट सोर्स से कुछ और अच्छा मिला है जो बुक में नहीं था, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। मैंने एक पहले भी कहा है कि जब मैं टॉपर स्टॉक देखता था तो सब लोग कहते थे कि कितने चैप्टर्स कितनी बार पढ़ी एक किताब, तो औसतन आमतौर पे टॉपर्स कहते थे कि 12 बार या 14 बार पढ़ी, या कुछ कहते थे 10 बार पढ़ी। तो मैं घबरा जाता था कि मैं 2 बार भी पढ़ लूँ अगर हर किताब को, इतना विस्तृत सिलेबस है, इतना कुछ है पढ़ने को, अगर 2 बार भी 1 साल में पढ़ लूँ तो बड़ी बात है। लेकिन मैं सोचता था ये संभव नहीं है, लेकिन आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं भी यही बात कहूँगा, वो गलत नहीं कहते थे, क्योंकि उन्होंने किया है इसलिए वो बताते थे अपनी सच्चाई, और मुझे भी वो करना पड़ा। कैसे किया? आप प्रीलिम से पहले लक्ष्य रख सकते हैं कि आप 6-7 बार किसी एक किताब या सोर्स को आप रिवाइज़ करें। प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए आप उसको पढ़ेंगे तो और रिगरस रिवीजन होता है और इंटेंस रिवीजन होता है, मेंस के नज़रिए से होता है, तो शायद हो सकता है आप 4 बार एक बार और रिवाइज़ कर लें उसको उस दौर में। और फिर आप मेंस के बाद भगवान करे आप इंटरव्यू के लिए भी बुलाए जाएँ, तो आप इंटरव्यू में भी आप उस सोर्स को रिवाइज़ करते हैं कि अगर इससे कुछ पूछ लिया गया तो मैं वहाँ पे कहीं वांटिंग फॉर आंसर्स ना रह जाऊँ और एक बैड इंप्रेशन ना चला जाए कि बेसिक बुक्स नहीं करके आया। तो उसमें भी आप 2 बार पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करते-करते एक क्यूमुलेटिव टोटल ओवर द ईयर, जो 2 लोग कहते हैं 1 ईयर जर्नी है, पर आप उसमें 1 साल यूपीएससी के एग्ज़ाम का प्रोसेस भी तो जोड़िए, तो वो 2 ईयर जर्नी हो जाती है। 1 ईयर ऑफ प्रेप एंड 1 ईयर ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन व्हिच इज़ सो लॉन्ग। तो इस 2 ईयर जर्नी में आप लगभग-लगभग 12 से 13 बार किताब पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो मैंने आपको बताया। 3 बार किताब पढ़िए, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नोट्स पढ़िए, मल्टीपल रिविजन्स करिए। अच्छा, मैंने कई बार ये एग्ज़ाम्पल्स भी दिया है, विराट कोहली से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। आप उनको देखिए कि वो इतने अच्छे बैट्समैन होने के बाद भी नेट्स पे जाते हैं और बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, वही बॉल्स को खेलते हैं, वही शॉट्स प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो ऑलरेडी पारंगत हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। कई लोग कहते हैं टैलेंट और ये, इस पे मैंने डिटेल में बात करी हुई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर आर्ट्स या किसी भी फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक हो, वहाँ आदमी प्रैक्टिस करता है इंस्ट्रूमेंट को, पहले कॉर्ड्स सीखता है, बार-बार अपने हाथ को ट्रेन करता है एंड देन ही प्लेज वेल। सिमिलरली इन क्रिकेट आप स्पोर्ट्स में देखेंगे बार-बार ट्रेनिंग करते हैं, तब हम उसको ट्रेनिंग बुलाते हैं, रियाज़ बुलाते हैं, लेकिन पढ़ाई में हम लोग उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं बार-बार किताब को देखने का। बट दैट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ फंडामेंटल। आप बार-बार देखेंगे तभी आपको रिटेन होगा, आप समझ पाएँगे। देखिए, ये एग्ज़ामिनेशन 80% एनालिटिकल है, 20% फैक्चुअल है। लेकिन 80% ऑफ एनालिसिस इज़ वर्थलेस अगर आप 20% फैक्ट्स नहीं याद कर पा रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया की क्या इकोनॉमी की रैंकिंग है और नॉर्मल जीडीपी में इंडिया की क्या रैंकिंग है, अगर यही नहीं पता है तो आप एनालाइज़ कैसे करेंगे कि वो रैंकिंग में फ़र्क क्यों है? बहुत अच्छी बात है कि आपको समझना आता है और आपको सब पता है कि कैसे आपको करना है,
एनालाइज। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट कि दोनों में रैंक में फ़र्क है और कितना फ़र्क है और कौन आगे है, कौन पीछे, तो आप एनालाइज कैसे करोगे? तो 80% एनालिटिकल है ये एग्ज़ामिनेशन, लेकिन 20% फैक्चुअल भी है और वो फैक्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे और उनका कोई और तरीका नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। ठीक है? अब आगे देखते हैं, आपने इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करी? इंटरव्यू की तैयारी देखिए, एक फंडामेंटल प्रीरेक्विजिट, अब इसको मैं फ़िल्मी ज़्यादा नहीं कहूँगा कि ये फ़िल्मी बात है, क्योंकि ये सच भी है। एक फंडामेंटल प्रीरेक्विजिट इंटरव्यू की है ईमानदारी। अगर आप सच बोलेंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा, वो गलत बात हो जाएगी, लेकिन 50% आपका काम इंटरव्यू में हो जाएगा। कई बार हम लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में कोई एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी है नहीं, या जिसको लेके हम कॉन्फिडेंट नहीं है, और उस चक्कर में हम पकड़े जाते हैं। क्योंकि देखिए, उनके वो तजुर्बेदार लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, उन्होंने सालों-साल ये किया है। आप जैसे और मुझ जैसे ना जाने कितने बच्चों को उन्होंने देखा है। तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं, वो दूध से मलाई अलग करने वाला उनके बाएँ हाथ का खेल है। वो समझ जाएँगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं या आप कोई हॉबी ऐसी लिख रहे हैं, जिस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है, सिर्फ़ एक इम्प्रेसिव पिक्चराइज़ेशन अपना बनाने के लिए, तो वो मत करिएगा। जो है वो सच्चाई से लिखिए। अगर 2 हॉबी हैं तो लिखिए आप 2 हॉबी हैं कि सर नहीं मुझे समय मिला, हालात नहीं थे घर के ऐसे कि मैं हॉबी परस्यू कर पाऊँ और मैं पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहा था। अब जब रिज़ल्ट आ गया, अब मैं और दोगुनी मेहनत से हॉबीज़ भी अपनी डेवलप करूँगा, अपनी पर्सनैलिटी को एनरिच करूँगा। हाँ, अगर एक हॉबी है तो कोशिश करिए कि एक और बन जाए आपकी, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आगे जाके बहुत हेल्प करती है। हमेशा पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल ही रखिएगा। सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ़ इन जनरल के लिए वो आपका वो होना चाहिए। अच्छा, तो इंटरव्यू की एक तो ये हो गई। दूसरा, आपको इंटरव्यू में अपने डैफ को भरते टाइम जो-जो आपने लिखा है उसका एक-एक वर्ड प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे मेरे डैफ में कानपुर था, मैं कानपुर से हूँ, तो उसमें कानपुर था, तो मैंने कानपुर से रिलेटेड सब कुछ प्रिपेयर किया था। कानपुर की हिस्ट्री, कानपुर की इकोनॉमी, कानपुर के करंट चैलेंजेस, पॉलिटिकल सेटअप, कानपुर का इकोनॉमिक आउटलुक आजकल क्या है, कानपुर में करंट अफेयर्स क्या हुए हैं कानपुर से रिलेटेड, और कानपुर की खासियत क्या है। जितने डायमेंशंस हो सकते थे कानपुर के मैंने तैयार किए। सेम विद यूपी, क्योंकि मेरा होम स्टेट यूपी था, तो यूपी का भी मैंने आप ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल लाइफ इन अ नोटशेल है। अब पता नहीं ये लोग शायद उसका लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दें, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा या इंस्टा पे आप देख लीजिएगा। तो या आप अगर हिंदी माध्यम से है तो वो फेसबुक पे मैं हिंदी माध्यम रखता हूँ अपनी बातचीत का, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म है, हिंदी के लिए फेसबुक, इंग्लिश के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे सारे नोट्स होते ही हैं। उसमें आप देखेंगे मैंने इंटरव्यू का भी अभी डालूँगा, मेरा जो रजिस्टर था वो नीटली डिवाइडेड था इन द अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑन माय डैफ। जो-जो वर्ड मेरे डैफ में था वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड था। अगर उत्तर प्रदेश मेंशन्ड है तो उत्तर प्रदेश अच्छे से मेंशन होगा। अगर होम डिस्ट्रिक्ट मेरे पिताजी की लिखी हुई थी तो उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ तैयार किया था। तो डैफ आपका यही है। डैफ आपकी व्यक्तित्व की परीक्षा है। आप क्या हैं वो आपका 1 महीने में नहीं तैयार होगा। वो जो आप बचपन से करते आए हैं उसी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना इंटरव्यू है। और बाकी आप करंट अफेयर्स की टच मत खोइएगा। 2 न्यूज़पेपर, मैं तो 1 पढ़ता था, लेकिन लोग आम तौर पे सजेस्ट करते हैं कि 2 पढ़िए। तो मैं भी आपसे कहूँगा यदि समय हो तो 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, वैसे 1 में भी काम हो जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, आप अपने नोट्स जो स्टैटिक नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करते रहिएगा और देखिएगा उनसे रिलेटेड कंटेम्परेरी डेवलपमेंट क्या आ रही है, तो आप वो भी फ़ोकस करिएगा। और इसके अलावा इंटरव्यू में आप तैयारी अपने परिवार से भी कर सकते हैं। मैंने अपनी माँ के साथ स्टार्ट किया था मॉक्स देने से पहले, कि उनको बैठा के उनसे सवाल करवाता था। क्योंकि देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना है। अगर आप अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने घरवालों को ही बता पा रहे हैं, अच्छे से बता पा रहे हैं और उनके समझ में आ रही है, उनके बात वो बैठ रही है उनके ज़हन में, तो आपका आधा काम हो गया है। उसके बाद आप उसको पॉलिश करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट अपने घर से करिए, अपने आस-पड़ोस में देखिए कोई एक है जो व्यक्ति समझदार आपकी नज़र में, जो बैठ के इत्मीनान से आपको सुन सकता है, और आप उनके साथ थोड़े बहुत तैयारी करिए। मॉक्स एक तरीके के मॉक्स दीजिए और उसके बाद आप जाके जो मॉक इंटरव्यूज़ चलते हैं वो भी आप दे सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत नर्वस हैं। ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। लक्ष्य रखिए, टाइम प्रैक्टिस किया करिए, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का बहुत यूज़ करिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको देगा मेंस में। एक आपकी समय की बचत और एक आपकी जगह की बचत। ये 2 रिसोर्सेज़, टाइम और स्पेस, मैं आपको बता नहीं सकता इस परीक्षा में कितनी यूज़फुल हैं, और ख़ास तौर पे मेंस में। टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर सकते हैं।
टाइम बचेगा तो अपने आंसर को आप और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसको और एनरिच कर सकते हैं। स्पेस बचेगा तो आप और ज़्यादा डायमेंशंस अपने आंसर्स में कवर कर सकते हैं, और जो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा बाकी बच्चों के आंसर से, ठीक है ना? और कभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा, उसके चक्कर में आपके 2 क्वेश्चन छूट गए। तो उस क्वेश्चन में तो आपको +2 मैक्सिमम मिलेगा, बाकी बच्चों से हो सकता है 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको दे दिए जाएँ। लेकिन ये जो 2 एवरेज क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, जिसमें आप 5-5 एवरेज मार्क्स ला सकते थे, तो वो 10 मार्क्स का घाटा हो गया आपका, कोई और आपसे आगे चला जाएगा। तो स्मार्टली इस चीज़ को अप्रोच करिएगा। समय है तो और अच्छा आंसर लिखिएगा, लेकिन पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उतने ज़्यादा करिए। ये करने का एक ही तरीका है, घड़ी के साथ आप बैठिए, कोशिश करिए 7 मिनट में आप एक आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। पहले आधे घंटे में 10 मार्कर वाले 4 हो जाने चाहिए, नहीं तो 3.5 या सवा 3 क्वेश्चन तक तो आपके हो ही जाने चाहिए। और इसको करने का एक अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लिया करिए कीवर्ड्स, क्योंकि लिखते-लिखते कई बार आप भूल जाते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आप ऊपर अंडरलाइन फ्रेज़ देखेंगे तो वो आपकी रेडीमेड हेडिंग्स होंगी, जिनको आप हेडिंग्स डाल के अपने आंसर का नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करिए कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। मेरा ये आग्रह रहेगा कि जीएस के आंसर्स तो खास तौर पे पॉइंट फॉर्मेट में आप लिखिए, जितना हो सके, और उससे एक आपका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, आपकी प्रेज़ेंटेशन तो अच्छी होती है। आप भी अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, आंसर लिखते समय आपको ऊपर जाके चेक करना होता है कि कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया, तो आप क्विकली कर सकते हैं। तीसरा आपको मैं कहूँगा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के समय कि आप अंडरलाइन करते रहिएगा प्लीज़। साथ ही साथ आप एंड के लिए मत छोड़िएगा कि एंड में हम आंसर्स अंडरलाइन करेंगे। आप साथ ही साथ अंडरलाइन करते रहिए जो भी आंसर आप लिख रहे हैं, और वो आपको आगे जाके लास्ट में पैनिक नहीं होगा कि मुझे अभी रिवाइज करना है और अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आंसर लिखा है तो आपके दिमाग में आपको पता है क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो अंडरलाइन होने हैं, तो उस समय करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है? ये हो गई आपकी आंसर राइटिंग के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, फिर से ईमानदारी से मैं आपको बता दूँ कि प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हैं, मैंने नहीं किए, और ये एक तरीके की रिग्रेट है, शायद मुझे कर लेने चाहिए थे। लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं रिपीट करेंगे, और खास तौर से ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत, मेरा लॉ ऑप्शनल था, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस नहीं रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थीम रिपीट हो रहे हैं, और उन थीम्स का जो कंटेंट है, जो आंसर है, वो कहीं न कहीं घूम फिर के वही कुछ आंसर्स में से है जो पहले आप दे चुके हैं। तो मैंने क्या किया था, लॉ ऑप्शनल में मैंने एक बुकलेट बना ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उसमें 5 स्पेस दे देता था मैं, और उन 5 स्पेस में मैं पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिख देता था। कुछ देर बाद, कुछ पन्नों बाद मैंने देखा कि हर आंसर रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन अभी भी अलग था, लेकिन आंसर और उसका जो स्ट्रक्चर था वो रिपीट हो रहा था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप मेंस में ज़रूर करिएगा। और इनको अच्छा करने का एक तरीका यही है कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट लीजिए, उसमें कॉपी पेस्ट करिए ऑनलाइन जो भी आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, थीमेटिकली डिवाइडेड होते हैं, टॉपिक वाइज़ भी डिवाइडेड होते हैं, और उनमें 5 स्पेस दे दीजिए आप, और इनका प्रिंट निकाल के अपने हाथों से आप उसमें 6 से 7 पॉइंट हर आंसर के, एक एक इंट्रो के 2 पॉइंट, बॉडी के 6 से 7 पॉइंट, और कंक्लूजन के 1 या 2 पॉइंट, पॉइंट फॉर्मेट में ही लिख डालिए, पूरा आंसर मत लिखिए। इससे आपकी रिवीजन बुकलेट एक अच्छी तैयार हो जाएगी, जो पीवाईक्यूज़ को कवर करती है, और पीवाईक्यूज़ को कवर करती है तो कई सारे टॉपिक्स भी साथ-साथ में कवर कर रही होगी, राइट? अम, ये एक तरीका है पीवाईक्यूज़ को यूज़ करने का, जो काफ़ी हैंडी होता है। उसके अलावा कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? अगेन मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरी बहन ने मुझे जॉइन करवा दी स्टार्टिंग में, और उसका क्या रोल रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने मुझे हेल्प करी कोचिंग की, तो उसके मद्देनज़र आप कर सकते हैं। यदि आपके पास संसाधन है, यदि आपके पास समय है, यदि आपके पास वो रिसोर्सेज़ हैं कि आप दिल्ली में जाके कर सकते हैं, तो आप कोचिंग लीजिए। अगर आप ऑनलाइन ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन वाली ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन अगर ना आप नहीं भी लेना चाहते तो भी आप यूपीएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका एक निजी फैसला होगा, उस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या लागू होता है, क्या नहीं। ये आपको अपने लिए खुद तय करना है, अपने पारिवारिक संसाधनों और बाकी चीज़ों को ध्यान में और मद्देनज़र रखते हुए, और आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं रिकमेंड कर सकता कि कितना वो इम्पोर्टेंट है, राइट? अ टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हालाँकि बहुत सारे प्रोग्राम अब ऑनलाइन चलते हैं जो फ्री में, सिविल सर्वेंट्स हैं, हम लोग ही हैं, अब हम लोग भी ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकें, कि किसी तरीके से रीच आउट कर सकें।
और जितना हमें भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो जितना समय हो सके उनको डिवोट करें उनकी प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए। उसमें टेस्ट मेंस की आंसर कॉपी चेक करना भी एक एस्पेक्ट होता है। और कई सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स और संस्थाएँ हैं जो अब ये फ्री में कर रही हैं, जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे वो फ्री में फीडबैक ले सकते हैं। तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। नहीं तो आप अपने आस-पड़ोस, अगर आपका एक पीयर ग्रुप है अच्छा, जो सपोर्टिव और कंस्ट्रक्टिव पीयर ग्रुप है, आप उसमें एक-दूसरे के आंसर कॉपी चेक करिए। उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आपको एक रीज़नेबल इंसान को अपनी आंसर शीट दिखा के ये पूछना है कि क्या वो उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के समझ पा रहा है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। अगर वो समझ पा रहा है तो आपका आधा काम हो गया। फिर आपको एक ऐसे बंदा जो यूपीएससी से रिलेटेड है उसको अपना आंसर दिखा के बस ये समझना है कि क्या उसमें कोई और वैल्यू एडिशन की गुंजाइश है, क्या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, क्या यूपीएससी के मापदंडों से वो आंसर अच्छा आंका जाएगा कि नहीं। तो यही 2 पहलू हैं। एक तो एक रीज़नेबल आदमी को आपका आंसर समझ में आना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, 7 मिनट में आपने उसको नीटली वो किया है। दूसरा, कोई यूपीएससी से रिलेटेड अगर इंसान हो, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, आपका कोई फेलो एस्पिरेंट हो सकता है, तो आप सिंपली आप यही करिए कि उनसे आप हेल्प ले लीजिए, वरना आप कोई भी फ्री टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप कोई किसी में एनरोल भी कर सकते हैं। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बेस बुक्स होती हैं। अब ये बहुत ही क्लीशेड लगेगा कि हाँ, सब ये कहते हैं। शायद इसीलिए सब कहते हैं, क्योंकि ये सच भी है। आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। किस क्लास से पढ़नी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं आर्ट्स में और ह्यूमैनिटीज़ में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 6th क्लास से पढ़ के आप पूरी 12th तक पढ़ें। आप सीधे बेसिक एनसीईआरटीज़ पे आ सकते हैं कि आर एस शर्मा पढ़नी है, सतीश चंद्रा पढ़नी है, बिपिन चंद्रा पढ़नी है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटीज़। तो आप डायरेक्ट इन पे आ सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल ही बेस नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ से डर सा लगता है या कुछ भी आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा एक बैकलॉग क्लियर करने के लिए छोटी क्लासेस से शुरू करिए और वहाँ से पढ़ते हुए आप आइए। एनसीईआरटीज़ आपको एक भूमिका दे देंगी। जब आप एडवांस बुक्स पे जाएँगे या अपने नोट्स बनाएँगे, तो आपको कई चीज़ें आसान लगेंगी जो शायद आप उतना एक्नॉलेज नहीं करेंगे एनसीईआरटी का रोल, यदि आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा और आप देखेंगे कि कई यूपीएससी भी यू नो अ, एक तरीके की ऐसी बुक है एनसीईआरटी जो सबके पास अवेलेबल है। तो कोशिश रहती है कि उससे भटका ना जाए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं भटका जाता, वो भी गलत बात होगी। लेकिन आप बेस के लिए तो आप एनसीईआरटीज़ बिल्कुल शुरू करिए। ठीक है? करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? अच्छा हाँ, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैंने क्या किया, बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बता दूँ। मैंने शुरुआत में न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना शुरू किया, क्योंकि एक बात होती है ना कि कश्मीर गए हैं तो डल लेक में आपने ये किया कि नहीं किया। तो एक वैसी बात है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा और न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो मैं भी उसमें आ गया था उस चंगुल में। तो मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना शुरू किया और शुरुआत में कुछ महीने में मैंने देखा कि वो नोट्स तो बड़े अच्छे बन रहे थे। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रह रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उन नोट्स को दोबारा पढूँ जाके, इतना सारा मटेरियल था। और फिर मुझे कहीं न कहीं वो बात खटकी कि ये मैं क्यों डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कर रहा हूँ, जब मेरा इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस नोट्स बनाने का, तो मैं क्यों ये न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहा हूँ। एक मंथली मैगज़ीन आ रही है किसी इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे किसी को तनख्वाह दी जा रही है, 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के आपके लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको एक जगह एकत्रित करना, उसको टॉपिक वाइज़ सेग्रीगेट करना और थीमैटिक और काफ़ी अच्छी प्रेज़ेंटेशन में आपके सामने प्रस्तुत करना फ्री में। तो मैं क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाऊँ? तो ये मेरे लिए सिंपल अप्रोच रही। मैंने एक इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन पकड़ ली और उसको न्यूज़पेपर अभी भी पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं बंद किया, लेकिन नोट्स नहीं बनाना था न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर पढ़ता था ताकि मुझे पता रहे कि क्या हो रहा है, और जब मैं मंथ एंड में मंथली मैगज़ीन पढ़ूँगा तो मेरे लिए रिवीज़न होगा ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से ही ली गई हैं। और जो कुछ न्यूज़पेपर में मैं स्किप कर दिया या मैं पढ़ नहीं पाया या नहीं कवर हो पाया, वो भी उस मंथली मैगज़ीन में होगा और साथ-साथ उसका स्टैटिक कोरिलेशन भी होगा। तो एक तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाता है। वो मंथली मैगज़ीन्स ही बहुत मोटी हैं। और इन मंथली मैगज़ीन्स का नोट्स कैसे बनाना है, मैंने ये भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपनी 2-3 पीडीएफ शेयर करी हैं कि कैसे मैं इंडेक्स नोट्स बनाता था। बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मंथली मैगज़ीन्स भी आप देखिए ना, 100 डेढ़ 100 पन्ने की तो होगी, तो 12 अगर हो जाएँगी साल की तो 1200 पन्ने हो गए। और उसके बाद वो ईयरली कंपाइलेशन भी आता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो वो भी 300-300 पन्ने का कुछ होगा। तो 1500 पन्ने का तो यही ग्रंथ आपका करंट अफेयर्स का हो जाएगा। अगर इनके ही नोट्स नहीं होंगे, तो या फिर हाइलाइटेड नहीं होगा, तो बड़ी दिक्कत होगी इनको रिवाइज़ करने में भी। तो उसके भी तरीके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप देख लेंगे तो आपको बेहतर ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ऐसे इंडेक्स नोट्स आपको बताऊँगा तो शायद आप उतना समझ नहीं पाओ। तो
ये बात हो गई करंट अफेयर्स की। न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। न्यूज़पेपर आपके सीसैट में भी हेल्प करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी करेंगे। और आपने अगर एथिक्स का पेपर देखा हो जिस साल मैंने मेंस दिया है, कितने बड़े पैसेजेस आए थे, लोग खत्म ही नहीं कर पाए। और शायद मैं इसीलिए कवर कर पाया एथिक्स का पूरा पेपर, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छी हो गई थी। और इन जनरल अगर आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, और वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कम टाइम में आप ज़्यादा पेजेस पढ़ रहे होंगे। तो न्यूज़पेपर की सिर्फ यूटिलिटी न्यूज़ से नहीं है, वो आपको वैल्यू एडिशन दे रहा है कई और डायमेंशंस में इस एग्जामिनेशन के। फॉर एग्जांपल रीडिंग स्पीड बढ़ाना, फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशंस आपके आसान करना, आपकी एसए में बहुत हेल्प करेगा। एसए क्या है, एक तरीके का एडिटोरियल ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक टॉपिक देके। तो वो आप जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर, जितने ज़्यादा व्यूज़ पढ़ेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने कवर कर लिया है। कौन कौन सी मैगजीन्स को फॉलो करते थे, ठीक है मैं बता दूं अगर नाम लेना ठीक रहेगा तो। स्टार्टिंग में मैंने रिसाइटल मैगजीन जो बाजीराम की थी वो करी। उसके बाद मैं विजन की मंथली मैगजीन पे शिफ्ट हो गया था। और एंड एंड में पीटी 365 और मेंस 365 मैंने करी, जो कि मुझे अच्छी रिसोर्स लगी। काफ़ी सारी चीज़ों को संपटित करके कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह पे एकत्रित करके आपको देती है, काफ़ी आपकी मेहनत बचाती है। तो ये मेरी मैगजीन्स हो गई। मैगजीन्स कैसे पढ़ें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा मैं नोट्स कैसे बनाता था। जो पीटी की मैगजीन्स होती थी उनके पीटी नोट्स, इंडेक्स नोट्स बनाता था। जो मेंस की मैगजीन होती थी उनसे कैसे वैल्यू एडिशन करता था, ये मेरे टेलीग्राम चैनल लाइफ इन अ नोटशेल पे है। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप फेसबुक से आप मुझसे जुड़ के उसमें आप देख सकते हैं। और वैसे इंस्टाग्राम पे भी ये सब जाते ही रहता है। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अब मेरे ख्याल से देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि मैं इकलौता ही सब सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप तैयारी आपको स्टार्ट करनी है, एक साल तो मान के चलिए। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एक साल बहुत ही अच्छा समय है। आप अगर दिन प्रतिदिन 9-10 घंटे बिना छुट्टी के विद डेडिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन सिर्फ यही है कि विद डेडिकेशन वो 9-10 घंटे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 9-10 घंटे पढ़ी है तो 3 घंटे की आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो नहीं। 9-10 घंटे विद डेडिकेशन अगर आप दे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, आई थिंक यू कैन कवर अ लॉट इन दैट जर्नी, प्रोवाइडेड दैट आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी करने के साथ अगर आप प्रेप कर रहे हैं तो वो टफ हो जाता है ना? तो ये हो गई। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? मैंने विक्रम ग्रेवाल सर की टॉक देखी थी। उन्होंने 3+3 का वो फंडा दिया था। 8+8+8 उनकी स्ट्रैटेजी थी। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे नींद और 8 घंटे बीच का जो कुछ काम। मैंने उसमें अपना थोड़ा-सा टेलर करके मैं अपने लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई रखता था। और जब एग्ज़ाम पास आ जाता है तब वो 11 घंटे हो जाती है। तो वो उनके साथ भी हुआ होगा। हल अलग-अलग स्टेज पे उनका फ्लक्चुएट करते होंगे टाइम। एवरेज आप रखिए कि 9 घंटे तो मुझे सिंसियर, डेडिकेटेड, पूरी कंसंट्रेशन और फोकस से पढ़ाई करनी है। कंसंट्रेशन फोकस कैसे आएगा वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको क्वांटिफाई ही करनी है तो आप क्वांटिफाई उसको 9 टू 10 आवर्स मान लीजिए। अ, आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? लंबा आंसर है, यहाँ पे मैं समय बचा लेता हूँ ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चन ज़्यादा एंटरटेन करूँ। मेरे बाकी वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला और मेरी पर्सनल जर्नी। अगेन मैं कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम 30 से 40% एकेडमिक है, 60 से 70% आपके मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, कितने रिगरस हैं आप अपने पर्सनल लॉसेस से कैसे डील कर रहे हैं, उस पे होता है। उस पे लोग नहीं बात करते। लोग 30 और 40% एकेडमिक पोर्शन पे ही इतना घिस देते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को, दैट दे समवेयर लूज आउट बिफोर बिगिनिंग ओनली। क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाते कि ये गेम ठीक है, बुक्स हैं, इतना सब कुछ है, उस सबको अपनी लाइफ के साथ कैसे हैंडल करना है उसका है। तो उसके लिए मैंने डिटेल में कई वीडियोस में बात करी है, जहाँ मेरी पर्सनल स्टोरी है, जहाँ एक्चुअल चैलेंजेस हैं इस एग्जाम के। ये बुक लिस्ट वगैरह तो चलिए ठीक है, बाद की बातें हैं, लेकिन जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं एग्जाम के वो उसमें वीडियोस में कवर हैं। तो आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ मैं टाइम बचा लेता हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए, तो वो वाला आप देख लीजिएगा। टाइम टेबल कैसे बनाया? बहुत सिंपल था, एक बार बना दिया, उस पे स्टिक किया। डिसिप्लिन, अगेन आई से दैट द टू फंडामेंटल रिक्विजिट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन आर डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, गलत हो जाएगा। आप डिसिप्लिन बहुत है लेकिन हार्ड वर्क ही नहीं हो रहा है उस डिसिप्लिन में, तो भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों साथ साथ जाएंगे, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आपने एक टाइम टेबल बना लिया, कुछ भी हो जाए उस दिन आपको वो टाइम टेबल पे स्टिक करना है। आपके मंथली, वीकली, डेली टारगेट्स हैं आपके सामने दीवार पे, सिविल सर्वेंट्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तरह चपके हैं। आपको वीक खत्म होने से पहले वो करना ही करना है। आप वो 5 दिन में कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2 दिन आप छुट्टी करिए, अपने पीठ पे शाबाशी दीजिए खुद को और खुशी महसूस करिए।
लेकिन आपको पता चलेगा कि जब आप तैयारी की ये जुनून और लत लग जाएगी ना, तो आप वो 2 दिन छुट्टी लेने का भी मन नहीं करेगा, आप और टॉपिक्स करने की सोचेंगे। तो आप ये ज़रूर रखिएगा अपने दिमाग में। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? मैं सोशल मीडिया पे था नहीं यूपीएससी की तैयारी के लिए। आज भी ये यूपीएससी ऑनलाइन वालों ने मुझे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं कि कैसे सर क्या करना है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो वैसे इन्होंने आज मुझे बताया है कि कैसे लाइव आना है, क्या होना है। मैं सोशल मीडिया पे पहले बहुत था, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बीच में इतना गैप हो गया, तो मैं इस आंसर जो जवाब मेरे ईमानदारी से जो मैंने किया नहीं है, तो मैं उसमें आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं अपने तरफ से यही कोशिश रखता हूँ कि ऑनेस्टली आपको जितना आंसर कर पाऊँ उतना कर पाऊँ। तो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, मैं उचित पर्सन नहीं होऊँगा इसका आंसर करने के लिए, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया सोशल मीडिया उस तैयारी के दौर में। सिवाय ऑब्वियसली अगर मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म है कोई, तो उसके अलावा। अ, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? इसमें भी एक फ़नी कहानी है। मैंने लॉ ऑप्शनल किया, तो लोगों ने मुझे बड़ा कहा कि अरे सिर्फ़ 20% बच्चे ही जाते हैं, लो स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है। तो मेरा बहुत सिंपल मानना रहा है कि अगर आप देखिए, स्टैटिस्टिक्स आर अ वंडरफुल टूल, बहुत अच्छी चीज़ है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ओवर एनालिसिस आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट किल्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ। तो ओवर एनालाइज मत करिए, ओवर क्रिटिकल मत होइए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं कि अगर आपका ये माइंडसेट है कि केवल 20% लॉ ऑप्शनल के बच्चे जाते हैं, तो आप यूपीएससी की परीक्षा में ही मत बैठिए, क्योंकि वहां तो 0.01 या 0.1% बच्चे जा रहे हैं। तो आप नंबर से नहीं गॉज कर सकते। हाँ, हो सकता है कि कई ऑप्शनल हाई स्कोरिंग होते हों, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट होते होंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपका कंफर्ट एरिया है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जीएस की तैयारी की थकान के बाद फॉर अ चेंज पढ़ सकते हैं कि हाँ चलो यार कुछ बदल दिया जाए, वो वैसा सब्जेक्ट आप चूज करिए। बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू फील दैट यू आर नॉट वांटिंग टू रीड द ऑप्शनल ओनली इतनी पढ़ाई के बाद। तो एक ऐसा कंफर्ट एरिया होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट था तो मुझे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना था। आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन माय बेसिक्स कि कुछ नहीं भी आएगा और कुछ आउट ऑफ ब्लू भी क्वेश्चन आएगा, तो 5 साल क्योंकि लॉ पढ़ा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ लिखाऊं, कम से कम आधा पेज तो लिखाऊंगा, है ना? तो कंफर्ट एरिया को हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शनल चूज करते समय, और ज्यादा ओवर एनालिसिस में मत जाइएगा कि कितने क्या क्या स्कोरिंग क्या वो वगैरह। बिल्कुल एनालाइज करिए, डिसीजन बनाइए। एक बार डिसीजन ले लिया है, फिर वो बाहर की जो कहते हैं ना आउटसाइड नॉइज को पूरी तरीके से शट कर दीजिए। उसके बाद आपको नहीं होना चाहिए कुछ भी इसमें। ठीक है? यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन में आपका बस एक फायदा इतना हो जाता है कि आप अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको टेलर कर सकते हो। ऑफलाइन में आप बंधे हुए होते हैं, और भी कई सारे टाइम के वो होते हैं, जाना आना, दोस्ती यारी, बातचीत। ऑनलाइन में थोड़ा से वो टाइम बच जाते हैं, और ये थोड़ा सा कस्टमाइजेबल होती है ऑनलाइन। तो दोनों अच्छी तरीके हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो आप उससे कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं। अब तो हर कुछ टेक्नोलॉजी पे हो गई है, तो जो दिल्ली जाना भी चाहते हैं वो घर से ही अपना दिल्ली दर्शन कर लें, जो भी उनको कोचिंग वगैरह करनी है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाना है आपको। सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें? जॉन ड्यूई का बहुत अच्छा कोट है कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। सिमिलरली यूपीएससी का सिलेबस अगर आप अच्छे से लिख देंगे, वो आधा सिलेबस आपका डर चला ही जाएगा वो देख के, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इसका इतना वो बना रखा है कि अरे कैसे क्या होगा, सिलेबस इतना बड़ा है, तो लोग का वो मेंटल ब्लॉकेट होता है। आप एक बार उसको अच्छे से लिख के तो देखो, आपको पता चलेगा कितना सिंपल है, कितना बेसिक है यूपीएससी का सिलेबस। राइट? मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल वंस यू राइट इट डाउन यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट दैट स्केरी दैट व्हिच यू वर थिंकिंग अर्लियर। तो मैंने ये भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, सिलेबस का ब्रेकडाउन, इसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करता है, ना सिर्फ ये जानने में कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलेटेबल है कि नहीं, कि यूपीएससी से वो रेलेवेंट है भी कि नहीं, बल्कि जब आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तब भी आप उससे टैली कर सकते हैं। सामने अगर आपकी दीवार पे डीकंस्ट्रक्टेड सिलेबस चिपका हुआ है, टैली कर सकते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल जाता भी है और कहाँ जाता है, अगर जाता है तो ये बहुत आपको हेल्प करता है। तो यूपीएससी का सिलेबस डीकंस्ट्रक्ट करिएगा। मैं सारी रिसोर्सेज अपनी ज़्यादातर ट्राई करता हूँ टेलीग्राम पे डाल दूँ। उसका पर्पस ये नहीं है कि आप उसको तुरंत यूज़ कर लीजिए। उसका पर्पस एक गाइडिंग फैक्टर के तौर पे है। आप खुद मेहनत करिए, खुद ट्राई करिए उस सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करने का। कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ बात नहीं समझ आ रही है, तो मेरी फाइल ज़रूर देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है या बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप मेरा उठा के ही आप चेप दीजिए या यूज़ कर लीजिए। वो मैंने इसीलिए आप ही के लिए डाला हुआ है वहाँ पे, और उसका कोई पर्पस नहीं है। लेकिन पहली कोशिश हमेशा ऑनेस्टली ये करिएगा कि आप खुद से एफर्ट डालें, क्योंकि जब आप सिलेबस खुद डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो आप ज़्यादा रिलेटेबल पाएँगे और ज़्यादा रिटेंशन होगा उसकी, ना कि मेरा उठा के यूज़ करेंगे। और ये भी याद रखिए कि जो नोट्स होते हैं, टॉपर्स नोट्स मैं देखता हूँ बहुत लोग माँगते हैं। जो नोट्स होते हैं वो मैंने
खुद को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। ये तो नहीं सोचा था ना कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो किसी और को देने हैं तो उसके हिसाब से बना दो। तो नोट्स काफ़ी पर्सनलाइज़्ड होते हैं, काफ़ी कस्टमाइज़्ड होते हैं मेरे हिसाब से। जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, जो मेरी वीकनेसेस हैं, उसके हिसाब से वो नोट्स होंगे। कुछ-कुछ चीज़ें हो सकता है उसमें कम लिखी हों क्योंकि वो मुझे पहले से आती हैं, तो मैंने वो नहीं लिखी होंगी नोट्स में। तो नोट्स को ऐसे ब्लाइंडली मत यूज़ करिएगा। नोट्स का पर्पस होता है आपको गाइड करने का कि आप अपने नोट्स में अगर दिक्कत लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है छोटे कैसे करने हैं या क्या-क्या रेलेवेंट चीज़ें कवर करनी है, आपको डाउट हो रहा है कि मेरे नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि नहीं, क्या मैं इन टॉपर का देख लूँ? उस हिसाब से उन नोट्स को यूज़ करिए, ना कि उनको उठा के सीधा पढ़ने लगिए, है ना? और अगर बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं बचा या कोई टॉपिक छूट गया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या डर लग रहा है, तब आप मेरे नोट्स बिल्कुल उसमें डायरेक्टली उठा के पढ़ लीजिए। वो आप ही की सेवा के लिए वहाँ पे डाले गए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी मेहनत से बनाए हुए नोट्स पढ़ के मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि सर ये चीज़ आपकी हेल्प कर गई, सर ये चीज़। These are the true metrics of success, I'm telling you. Hopefully many of you will clear the examination and you'll realize कि once the felicitations are over, once the congratulations from friends, family and everything is over, these are the true pearls of success. And I'm not being too, humility नहीं है ये हकीकत है। जब ये मैसेजेस आपको इतने सारे आते हैं ना कि ये हेल्प हो गई सर, ये हो गई। बहुत छोटा रोल भी अगर आप प्ले करेंगे, आप एक्नॉलेजमेंट नहीं चाह रहे हैं कि वो आगे बन के आपका नाम लेगा, ये नहीं। बस आपको ये संतुष्टि है कि जब आप तैयारी कर रहे थे तब आपने जो अकेलापन फ़ील किया, आपको जो गाइडिंग नहीं मिल रही थी, अगर आप वो रोल किसी की लाइफ़ में प्ले कर दे रहे हैं इवन फॉर 2 सेकंड्स, दैट इज़ अ ग्रेट, ग्रेट रिवॉर्ड फॉर योर सक्सेस। तो मेरा नोट्स डालने का वो पर्पस है, तो आप वो टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा नोट्स, सिलेबस डिकंस्ट्रक्ट वगैरह जो कि इसमें पढ़ा गया था। मैप्स समझ नहीं आते क्या करें? मैप्स भी मैंने उसमें डाले हुए हैं। मैप्स बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लीज़ मैप्स बनाना एक बार तो सीख लीजिएगा कि मैप्स बनते कैसे हैं। मैं जब टॉपर्स को देखता था बहुत जल्दी से मैप्स बना लेते थे, मैं डर जाता था। एक दिन मैंने सिर्फ़ मैप्स प्रैक्टिस करी। इंडिया का मैप कैसे बनाते हैं, वर्ल्ड मैप जल्दी-जल्दी जीएस के आंसर्स में कैसे बनाते हैं, हो गया। जब आप डर का सामना कर लेंगे, एक बार आप डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, आधा काम हो जाएगा आपका और आप उसमें टाइम दीजिए। देखिए बिना टाइम के नहीं होगा। ये मत करिएगा कि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया सर, हो ही नहीं रहा। नहीं, उसके बाद भी आपको मैंने वो एक एक दिन का एफर्ट डालना पड़ा मुझे, तो मैंने वो एफर्ट डाला, उससे आपको मिला, ठीक है? तो आप ये भी कर लीजिएगा, मैप बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा, बहुत हेल्प आती है, बहुत अच्छे से आंसर एनरिचमेंट होता है, आंसर का स्पेस बचता है, जो कई चीज़ें जो आप आधे-आधे पेज में लिखते, वो एक 1/3 या 1/4 पेज में आपकी कवर हो जाती है, ठीक है? ये हो गया। मैप समझ नहीं आते, एटलस के इंडिया फिजिकल और इंडिया पॉलिटिकल मैप्स को अपने सामने रख लीजिए, लोग चिपकाते हैं वो बड़ा-बड़ा वो ट्रेडिशनल आइकॉनिक एक तरीके से विंटेज क्लीशे है यूपीएससी रूम का और वो ज़रूरी भी है, वो इम्पोर्टेंट भी है और वो सच भी है। आप वो मैप्स रखिए, जब न्यूज़ पढ़ रहे हैं कोई भी, जहाँ भी मेंशन है किसी जगह का, आप बस देख लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको रटिए कि अरे ये न्यूज़ यहाँ की है। एक बार देख लीजिए, वो न्यूज़ आम तौर पे कोई भी न्यूज़ रिपीट करती है 4 या 5 बार 1 साल के स्पैन में, उससे रिलेटेड कुछ होता है। तो बार-बार वो 4 या 5 बार आप मैप में देखेंगे, आपको रिटेन होगा। और आजकल मैपिंग के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, बॉर्डर एरियाज़ के आ रहे हैं, यूक्रेन और ब्लैक सी वगैरह आए थे। मेरे टाइम पे ब्लैक सी आया था, इस बार शायद यूक्रेन आया है। तो ये सब में भी आपको हेल्प करता है जब आप मैप को रेपिटेटिवली देखते हैं, ठीक है? रिवीजन कैसे करें मैंने आपको बता दिया है। 3 बार बुक पढ़ें, उसके बाद बार-बार देखिए। मारिया शारापोवा की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, अनस्टॉपेबल शायद, माय 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 स्टोरी। और मारिया शारापोवा बहुत अच्छी चीज़ कहती हैं कि एक्सीलेंस इज़ डूइंग बोरिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन द नॉर्मल पीपल स्टॉप डूइंग देम। ऐसे लगता है कि टेनिस प्लेयर का जीवन क्या जीवन है यार, क्या जलवे होते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स होती हैं, घूमने को मिलता है, वर्ल्ड टूर होता है, ये होता है, वो होता है और खेलना होता है, खेलना कितना मज़ेदार है। बट दे डोंट गेट द मेहनत बिहाइंड दैट, कि आप 5 दिन मेहनत करने जाओगे टेनिस कोर्ट पे, इंस्टा की फोटोज़ और रील्स बन जाएँगी आपकी और सब कुछ हो जाएगा। आप छठे दिन से बोर हो जाओगे कि वही शॉट मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट डिफाइन्स कि लेजेंड कौन बनेगा, कौन मारिया शारापोवा बनेगा और कौन नहीं बनेगा, किसके लिए टेनिस एक हॉबी रह जाएगी, वही डिटरमाइन करता है। Doing boring things over and over and over again, which normal people find boring, but you find it to be challenging. You find it to be something that you want to prove, right? And that is what Maria Sharapova did. That is what Cristiano Ronaldo does. That is what Virat Kohli does, and all my idols do. In terms of professional excellence, it is consistency, it is discipline, and it is hard work. Same is with UPSC revision. 3 बार किताब पढ़ना मजाक है इस एग्जाम में। वैसे तो नॉर्मल एग्जाम्स और बाकी चीज़ों में लाइफ में 3 बार किताब पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे स्टार्टिंग में कह दिया था कि 3 बार किताब पढ़ना मजाक है। जब तक आप 9 या 10 या 11 बार नहीं पढ़ रहे हो, वो कौन लोग पढ़ेंगे? वही टॉपर्स बनेंगे जो बार बार पढ़ेंगे उस किताब को, जब वो बोरिंग हो जाएगी, जब नहीं पढ़ने का मन हो रहा है लेकिन तब भी पढ़ेंगे। तो पढ़ाई इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव इट, इट्स द सेम अक्रॉस एनी फील्ड, अक्रॉस एनी डिसिप्लिन, राइट? बी इट स्पोर्ट्स और एनीथिंग। तो इस एटीट्यूड से पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन अच्छी होगी।
और रिवीजन आप अपने नोट्स का प्लीज करिएगा, बुक्स का मत करिएगा, 3 बार के बाद बुक्स मत पढ़िएगा। अ, इसके बाद पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? देखिए, रटने की कोशिश मत करिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसीलिए मैंने 80-20 आपको स्प्लिट बताया था कि 20% आपको फैक्ट्स रटने ही हैं। बच्चे को अपना नाम कैसे बताया जाता है? रट के बताया जाता है। बच्चे को ये कैसे बताया जाता है कि टेबल है, रट के बताई जाती है। तो जो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बार-बार पढ़ने से ही आएगी। उसको आप रटना बुलाएँ, उसको जो बुलाएँ, वो 20% आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है, इतनी सारी बुक्स हैं, एक-एक सब्जेक्ट की 300-300 पन्ने की बुक्स हैं, सब टॉपिक्स की। तो आप कैसे रट सकते हो? इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपको समझना पड़ेगा, कोरिलेशंस बनाने पड़ेंगे। एक अच्छा तरीका है निमोनिक्स, ज़्यादा उसमें मत जाइएगा। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, तो मैंने उसका निमोनिक पीएच हैक WEW करके बनाया था, ट्रिपल सी, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, सो पीएच हैक WEW करके, तो वो आज तक मुझे याद है। तो कुछ-कुछ चीज़ें जैसे एसडीजी गोल्स कई कई जगह आप लिख सकते हो, जीएस में भी यूज़ कर सकते हो, एसए में भी यूज़ कर सकते हो। वैल्यू एडिशन अच्छा होता है कि अच्छा उसको लगता है कि देखो इसको तो नंबर भी पता है और क्या गोल है वो भी पता है। तो इनके लिए आप निमोनिक्स कर सकते हैं, ठीक है? अ, रिवीजन कैसे करें, पढ़ा हुआ पढ़ाई प्लान मन कैसे लगाएँ? इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, देखिए, मेरा भी मन था कि काफ़ी कुछ ऐसा क्वर्की हो इंटरव्यू में कि वो बात को बताने के लिए बड़ा अच्छा किस्सा हो जाए। लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल इंटरव्यू था, काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी ग्रिलिंग एक तरीके से आप, हालांकि ग्रिलिंग थोड़ा सा निगेटिव वर्ड हो जाएगा, उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। बट हाँ, काफ़ी विस्तृत इंटरव्यू था। जीएस 1, 2, 3, 4 सबसे क्वेश्चंस किए गए। लॉ बहुत हैवी था, तो लॉ ऑप्शनल से काफ़ी मेरी लॉ से जो एक्सपीरियंसेस रहे उससे इंटरव्यू काफ़ी क्वेश्चंस आए। हॉबीज से थोड़े क्वेश्चंस आए, थोड़े क्वेश्चंस डैफ से भी थे। तो मिक्स बैग था इंटरव्यू, काफ़ी कुछ था उसमें। तो सब कुछ मिला जुला के करीब 35-40 मिनट्स लंबा इंटरव्यू चला था। बोर्ड बहुत कॉर्डियल था। सत्यवती मैम का बोर्ड था। शी मेक्स यू फील कंफर्टेबल, शी मेक्स यू फील इम्पोर्टेंट। आपकी अचीवमेंट्स को पढ़ती हैं पूरे बोर्ड के सामने में, तो आपको थोड़ा सा नर्व्स जो होती हैं वो काम डाउन होती हैं। जो आपकी दिक्कत होती है, वो भी थोड़ी सी नॉर्मल होती है। बट ये एक 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 पार्ट है। और दूसरा, दूसरा इंटरव्यू का जब दे के आया तब अच्छा एक फीलिंग थी कि उन्होंने ये जो 1.5 2 पौने 2 साल की मेहनत थी उसके बदले कम से कम आधा घंटा दिया, जिसमें मैं इत्मीनान से बैठ के उनके साथ बात कर सकूं और ये जो दिग्गज लोग हैं वो मुझे सुन रहे हों। ये भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी उन्होंने दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी कॉर्डियल। जहाँ अगर आप कभी अटकेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कि इस तरह सोच के देखिए या इस तरफ कुछ आंसर करिए, तो वो एक लीड कर देते हैं। सो दैट्स दैट। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहेंगे? मैं इतने नेगेटिव माइंडसेट में तैयारी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छी है, मैं हमेशा कहता हूँ। इट्स एन ऑल-राउंडर्स एग्ज़ामिनेशन, हर चीज़ आपकी टेस्ट करती है, ना सिर्फ़ एकेडमिक इनपुट, आपकी रेज़िलियंस चेक करती है, आपका स्टैमिना चेक करती है, आपकी पेशेंस चेक करती है, आपकी डिटर्मिनेशन चेक करती है। लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था इस एग्ज़ामिनेशन को लेके, लेकिन पोस्ट माय फादर्स डिमाइस जब वो नहीं रहे, तब मैंने इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा, जो नकारात्मक पहलू है इस एग्जामिनेशन का, सामाजिक दबाव, अपेक्षाएं, वो क्रासी ह्यूमर, लोगों के टॉन्ट्स, ये सब मैंने देखा, तो वो बड़ा एक नेगेटिव एंगल ले आती है प्रिपरेशन में। जबरदस्ती का प्रेशर हो जाता है और दैट इज वेयर पीपल स्टार्ट हेटिंग एग्जाम्स। तो शायद मैं वो नहीं करना चाहूंगा अगर दोबारा पहली बात तो मैं दोबारा मौका नहीं लेना चाहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर ये हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है तो शायद वो एक पार्ट है जो मैं स्किप करना चाहूंगा, द नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन, टू हैव पीपल हु सपोर्ट यू, हु ट्रीट यू मोर देन दिस एग्जामिनेशन, हु डू नॉट आपकी काबिलियतों को केवल इस एग्जामिनेशन से नहीं नापे। ऐसे लोगों के साथ रह के आप इसकी तैयारी करिए। आपने यूपीएससी में कौन सी गलतियां करी? मैंने अभी कवर कर ली हैं, शायद न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना और 2-3 और चीज़ें जो मैंने टॉक्स में कही, वो कुछ थी जो शायद आप चाहे तो ना रिपीट करें, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो दैट्स दैट।
आपने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया? अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. आई थिंक आई सेव टाइम फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड go to your questions because I'm also running on a very strict schedule. I'm really sorry. तो टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तो I'd rather answer your questions than these personal questions. They have been answered in a lot of videos which you can watch. Uh, आपकी तरफ से कुछ टिप्स मैं दे चुका हूँ. So these were the questions that I've been given, which were the most asked questions. I hope that I've done justice. थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उनको आपके मन में कुछ क्लैरिफिकेशन आई हो. जल्दी जल्दी से अब ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं. अब जिन्होंने पहले भेजे होंगे, बहुत लंबी चैट होगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार रुकिए आप और फिर भेजिएगा. और मल्टीपल क्वेश्चंस जो लोग भेजते हैं थोड़ा सा अवॉइड करिए प्लीज़, क्योंकि फिर बाकी लोग के छूट जाते हैं. ऑल राइट सर, do DAF 1 required last sem results because some universities give result after? Yeah. So आपका क्वेश्चन सही है. DAF 1 में आप प्रोविजनल रिजल्ट्स डाल सकते हैं और उसके बाद आपको मौका दिया जाता है यूनिवर्सिटी से पूरा रिजल्ट्स जब आपके पास अवेलेबल हो तब आप उनको अपलोड कर सकते हैं या डीओपीटी या यूपीएससी के पास पहुंचा सकते हैं. तो वो आपको उस विंडो दी जाती है, उसमें आप चिंता मत करिए. सर ये क्या हो गया? Sir, if someone is from law background, what aspect should he prepare with respect to law? देखिए, क्रिमिनल लॉ और सिविल सीआरपीसी और सीपीसी जो कि प्रोसीजरल लॉज हैं, उनको आप छोड़ दीजिएगा, उन पे मत जाइएगा अभी. वो इंटरव्यू के समय में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा. बाकी क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, ये जो बेसिक फंडामेंटल लॉ सब्जेक्ट्स है, क्योंकि बीए एलएलबी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे 5 साल के कोर्स में, एलएलबी में भी 3 साल के में बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. ये जो फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन्स होते हैं लीगल स्टडीज के, वही यूपीएससी ऑप्शनल में आते हैं. कभी भी दोनों की तैयारी को मिक्स मत करिएगा. जो आप लॉ ऑप्शनल में पढ़ के आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है जो आपने कॉलेज में पढ़ा है. कंटेंट सेम है, उसको पेश करने का तरीका अलग है, उसको समझने का, उसको उसकी व्याख्या करने का तरीका अलग है. वहां पे आप स्टूडेंट ऑफ लॉ की हैसियत से पढ़ रहे थे, यहाँ एक एग्जीक्यूटिव माइंडसेट आ जाएगा आपका. ज्यादा डिटेल में अब जो आप समझदार हैं आप समझ ही जाएंगे, लेकिन आपको कैसे उस चीज को हैंडल करना है ये आप देखिएगा. केस लॉज उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. लॉ स्कूल में आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, केसेस पता होने चाहिए. यहाँ आपको नाम और उसका बेसिक जो भी एक तरीके से ऑबिटर डिक्टा या फिर जो भी स्टैब्लिश पोजीशन रही है वो आपको इंपॉर्टेंट होती है. और ज्यादा केसेस के चक्कर में मत जाइएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा केसेस कर दूं. राइट. अगला क्या है? Sir, I face problem while answer writing. Despite covering a topic, there's lack of consolidation and integration. Very true. The only way to resolve it is that you try and do the approach that I told you, कि आप questions की print out ले लीजिए और 5 space line छोड़ दीजिए. उनमें 7 pointers लिखने की कोशिश किया करिए. जहां भी आप अटक रहे हैं आप उसको सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल एंगल से एनालाइज करने की देखिए. आपको 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, है ना. तो कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिसका आपको सिर्फ नाम पता है और मतलब पता है, लेकिन आपको फीचर्स नहीं पता, तो आप सोचो ना कि उसका सोशल एंगल क्या हो सकता है, उसका पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है, पॉलिटिकल कॉस्ट क्या हो सकते हैं उस स्कीम के, उसका इकोनॉमिक एंगल क्या हो सकता है. तो ये सब आप प्लीज देखिएगा. इससे आपको मदद मिलेगी. और अगर आपको हेल्प फिर भी चाहिए तो आप टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं. हालांकि जो आपकी फैकल्टी होगी, जो आपके टीचर्स होंगे, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं. सर, कंसिस्टेंट कैसे रहें प्रिपरेशन में? बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल टू योरसेल्फ. आई ऑलवेज से दैट द सॉफ्टेस्ट पिलो इज अ क्लियर कॉन्शियंस. आप महंगे से महंगे कमरे में चले जाओ, आपको जब तक आपके दिमाग में यू आर नॉट हैप्पी, that you're not content or satisfied that you have given your 100% today, you won't get a peaceful sleep, no matter what joys or pleasures you are having. So keep that in mind, that the only accountability and answerability in this entire process of examination is with you. आपके अपने प्रति है, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, आप अपने गोल्स के प्रति ईमानदार हैं. अगर आप सामाजिक ठाट के लिए ये परीक्षा दे रहे हैं या उसके साथ जो कुछ आता है प्रतिष्ठा और ये सब, इसके लिए अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप खुश नहीं रहेंगे. अगर आपको पता है कि आपको एग्जामिनेशन क्यों देनी है, आपके नियर टर्म गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके अपनी कंट्री के प्रति गोल्स क्या हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. बिकॉज एवरी टाइम यू आर इनकंसिस्टेंट यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ दीज कोर बिलीव्स एंड गोल्स दैट यू हैव, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द पीपल अराउंड यू एंड फॉर योर कंट्री, एंड दैट विल बी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इनफ. हाँ, इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा कि लो पीरियड्स नहीं आएंगे. मेरे प्रेपरेशन में तो बहुत ज़्यादा है,
तो म्यूजिक इज अ ग्रेट अपलिफ्टर, पोएट्री इज अ ग्रेट टूल जो आपको मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है ऐसे मोमेंट्स में, और जोश जोश में आप और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। एंड ऑटोबायोग्राफीज आर अ वंडरफुल टूल। मेरे माता पिता ने ये ऑटोबायोग्राफीज के बारे में मुझे ये सिखाया कि दो चीज बहुत अच्छा करती है ऑटोबायोग्राफीज। एक तो किसी की भी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी मिस्टेक से ज्यादा सीखने को मिलता है, ना कि उनकी सक्सेस से। बट ऑटोबायोग्राफीज आपको दो चीज में बहुत हम्बल करती है। एक, जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो, ऑटोबायोग्राफीज रिमाइंड यू कि आपसे पहले भी कई लोगों ने बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छे से किया है, तो आप थोड़े से लेवल हो जाओ अपने दिमाग में। एंड सेकेंडली, जब आप बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हो या आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो ऑटोबायोग्राफीज रिमाइंड यू दैट पीपल हैव गॉन थ्रू वर्स्ट ऑफ टाइम्स। जो आप अभी जा रहे हो, जिससे गुजर रहे हो, उससे 100 गुना और चुनौतियों से लोग गुजर चुके हैं और उसके बावजूद अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाया है। तो इन दोनों मोमेंट्स में ऑटोबायोग्राफीज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और व्हेन आई टॉक अबाउट ऑटोबायोग्राफीज, आई टॉक अबाउट मूवीज आल्सो एंड बुक्स आल्सो। आप देखिए इन सब लोगों की कहानियां, राइट? Some great biopics have been made that will tell you that even through the worst of times, people have made something good after dejections and after failures, and even in the best of times, people have done much better than you. And so you will always be humble and will try to keep bettering yourself. So that is one way of maintaining consistency. शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे मैं मेंस के नोट्स को ही ऑप्टिमाइज करके प्रीलिम्स या शॉर्ट नोट्स बना देता था। तो वो आपको बेटर आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है चैतन्य अवस्थी लाइफ इन अ नोट शेल। और आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी लिंक अवेलेबल है। सर आई रिसेंट, अरे थोड़ा सा धीरे से करिए, बहुत तेज आ रहे हैं। How many months we have to prepare for mains after clearing prelims, and can it be extended? 2.5 months is the general period. Can it be extended? I mean, once the schedule is out, obviously you can't extend the schedule. एक बार आपकी डेट आ गई मेंस की, आपको उसके हिसाब से टेलर करना है। आप अपना टारगेट 2.5 months का रखिए। अगर आपको 3 महीना मिल रहा है तो और अच्छी बात है, 3.5 महीना मिल रहा है और अच्छी बात है, 2 महीना मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने अगर 2.5 महीने के हिसाब से तैयारी करेंगे तो अच्छी स्पीड पे तैयारी होती है। Sir, 1 year time-bound strategy for 2024 candidates. I have shared the 1 year, बल्कि 2 year strategy भी मैंने कई वीडियोस में डिटेल में शेयर करी है। वो गलत हो जाएगा मैं वापस यहाँ पे रिपीट करूंगा, तो आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। मेरे वीडियोस इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं मेरी आईडी पे। What should be plan for backup? See, this is a personal question. What should be your plan for backup? I cannot suggest without knowing your educational background. I cannot suggest without knowing your family condition. I cannot suggest without knowing the responsibilities that you have. ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे आपका बैकअप क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कहूँगा कि आपका बैकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कैसे हालातों में बच्चे तैयारी करते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या दबाव होते हैं उन पे। उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप, हो सकता है आपको बैकअप लेना पड़े। क्या वो बैकअप होगा ये मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन से नहीं बता सकता कि वो क्या बैकअप है, विदाउट नोइंग योर क्वालिफिकेशंस, विदाउट नोइंग योर हिस्ट्री एंड ऑल, राइट? I'm going to start my graduation in BA LLB, likely to take law optional. Law optional का एक डिटेल्ड 3 घंटे का वीडियो है। आई हैव बीन टोल्ड, जो लोग देख रहे हैं उनका फीडबैक है कि अच्छा वीडियो है, तो आप भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फिर से मेरे इंस्टा पे ही मिल जाएगा आपको। नहीं तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यूपीएससी ऑनलाइन से, वो आप लोग तक वो ये सारी चीज़ें पहुंचा दें, वो सब फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% का भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर मी इट इज़ वर्थ इट, स्पेंडिंग 3 hours ऑफ माई टाइम डूइंग दैट, राइट? आपकी टेलीग्राम आईडी बता दो, मैंने कई बार बता दी, चैतन्य अवस्थी लाइफ इन अ नोट शेल। लिंक है मेरे इंस्टा और फेसबुक पे भी, और शायद ये लोग भी दे दें, तो आप देख लीजिएगा। जीएस के लिए कितने मंथ्स में कंप्लीट करना है? गुड क्वेश्चन, राइट? सो try to be done with the preliminary readings in 2.5 or 3 months, and then start revising. You will realize कि revisions तेज होते जाएंगे जैसे जैसे number of revisions बढ़ेंगे। जो चीज आप 1 घंटे में प्रिलिमिनरी रीडिंग में पढ़ रहे थे, वो हो सकता है रिवाइज करने में केवल आधे घंटे में आपकी रिवाइज हो जाए। हो सकता है थर्ड रिवीजन में वो आपके 20 मिनट में हो जाए, फोर्थ रिवीजन आते आते वो 15 मिनट में आप रिवाइज कर रहे हैं। और एक पॉइंट आएगा जब आप 8th या 9th रिवीजन में होंगे, ये तो नहीं कहूंगा 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन 12 से 13 मिनट में आपका वो टॉपिक कवर हो जा रहा होगा। So that is how you optimize, and that is how the speed increases, right? When to start optional? I can tell you when I started. I started around November, and I gave it a good 2.5 months, November, December, और थोड़ा सा जनवरी का दिया था, and then I shifted my gears to prelims की preparation. So that is when I started my optional, and then after prelims का result, I went back to optional. दीज क्वेश्चंस, अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग दे रहे हो जो मैंने कवर कर लिए हैं, जो इन्होंने दिए थे। कुछ कुछ नहीं, बल्कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन्होंने पहले से मुझे दे दिए थे, और शायद इसीलिए दिए थे क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो कवर हो चुके हैं। आपकी अगर लाइव मिस हो गई तो ये लोग स्टैटिक वीडियो फिर से पूरा डाल देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा।
सर आपने डिजिटल नोट्स बनाए थे या हार्ड कॉपी? आई एम रियली सॉरी, मैंने हार्ड कॉपी बनाए थे। मुझसे मैं डिजिटल का बड़ा वो हूँ, इन फेवर हूँ, लेकिन जब नोट्स की बात आती है तो मुझे कुछ फिजिकल कॉपी चाहिए होती है जिसपे मैं हाईलाइट कर सकूँ, अपने पेन से लिख सकूँ। चाहे जितना भी आप ये एप्पल पेंसिल और ये सब आ जाए ना, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल उसमें अभी नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हो जाऊँ। सो आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव अपॉन माई सेल्फ, बट अभी के लिए तो नहीं हूँ। तो अभी मेरे नोट्स नॉर्मल पेपर नोट्स थे। सर, इफ वी फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ मेनी मंथ्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सेकंड वन? आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में आपका जो प्रिपरेशन होगी वो एकेडमिक थोड़ी सी इजी होगी, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा टफ होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, इनके लिए तो एक ग्रेटर एज है। लोग नहीं मानते कि सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में जो है वो ग्रेटर एज तो चलो ठीक है एकेडमिकली थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो मेंटल बर्डन आप उनके ऊपर सोचो ना कि उनको कितने सोशल टॉन्ट, सोशल प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है, उनको कितने स्टिग्मा से गुजरना पड़ रहा है वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देने में। तो वो भी याद रखना चाहिए। सेकंड और जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले हैं, उनका वो अलग पे एंड पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, राइट? करंट अफेयर्स के नोट कैसे बनाने हैं? मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है फॉर एवरीवन एल्स। सीसैट की तैयारी कहाँ से करें? आई थिंक आई हैव कवर्ड इट। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि सीसैट में आप आइडेंटिफाई कर लिए कौन से टॉपिक्स आपको डराते हैं या आपको नहीं आ रहे हैं। मेरे लिए वो थे परमिटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क। तो मैंने अपने वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए, और उसके बाद यूट्यूब पे फ्री लेक्चर सीरीज अवेलेबल है टॉपिक वाइज। आप टॉपिक डालिए और आप अगर माध्यम डालिए, इंग्लिश चाहिए कि हिंदी। मैंने हिंदी मीडियम वाली लेक्चर सीरीज देखी थी सीसैट की, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया था और उससे थोड़ा बहुत मेरा हेल्प हो गई। तो आप ये कर सकते हैं। यू आर इन क्लास 10th, टेल समथिंग रिलेटेड टू स्टडी। यार 10th में है तो क्या ही बताऊं अभी। एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग कहते हैं बड़ा कौन है, तो जब 10th में होते तब 12th वाले भैया कहते थे कि अरे तुम्हारा बोर्ड्स क्या है, अभी 12वीं का बोर्ड्स होगे तो पता चलेगा। 12th में आ गए तो कॉम्पिटिटिव वाले भैया कहने लगे कि अरे 12th के बोर्ड्स तो हलवा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब पता चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया तब नौकरी वाले कॉलेज वाले कहने लगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हल्के हैं, कॉलेज के एग्जाम्स देखो। कॉलेज एग्जाम्स दिए तो फिर नौकरी वाले कहने लगे कि ये सब तो बेकार है, नौकरी के लिए जब बैठोगे तब पता चलेगा कंपटीशन क्या होता है। जब नौकरी भी मिल जाएगी तब कहेंगे कि यार ये सब तो ठीक है, अभी जब शादी होगी तब पता चलेगा कि लाइफ क्या। तो ये सब तो चलता रहेगा ना। मैं कोई आपको ऐसी एडवाइस नहीं दे सकता 10th के लिए। आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे इस समय 10th के हिसाब से, क्योंकि यू वुड बी मोर अवर्स विद द करंट रियलिटीज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। बट एग्जाम्स के बेसिकली बस एक एडवाइस दे सकता हूँ, डोंट मेक देम बिगर देन योर सेल्फ। माई फैमिली डिड दिस टू मी। They always ensured that exams were always one stage below me. For them, I was more important than the exam. तो कभी मुझे डांट नहीं पड़ी, मैं फेल भी हुआ हूँ। कई लोगों को ये नहीं पता, कहते हैं कि बचपन से अचीवर था, बचपन से जीतता आ रहा है, हर चीज़ करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, म्यूजिक करता है, ये करता है, वो करता है, टैलेंटेड है सो कॉल्ड। बट यही टैलेंटेड बंदा 11th में फेल हो गया, तब तो किसी को टैलेंट नहीं दिखा, है ना? तब एकदम से शांत हो गए सब टैलेंट वाले। बिकॉज माई फादर मेड इट अ पॉइंट दैट टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। For me, though, it doesn't exist only. I believe in only hard work. And in the year in which I did not work hard, I did not get the result. I failed. So that's that for you. Do not make exams bigger than yourselves. Take them seriously. They are very important. किसी को ये मत बताने दीजिए कि marks don't matter. Marks matter. That is why I got marks. I got a rank, and that is why the society is celebrating and so on and so forth. And today I'm sitting in front of you because I got a rank. No, so marks matter, but not to the extent that they become greater than you. अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इस एग्जाम या किसी भी एग्जाम से ज़्यादा बढ़कर मानते हो, और उनके लिए कोई आपकी एग्जाम आपकी सफलता का मापदंड नहीं होना चाहिए, आपकी काबिलियत का मापदंड नहीं होना चाहिए। सर, मेरी पढ़ने की स्पीड कम है, पूरे दिन में लगभग 30-40 पेज ही पढ़ रहा हूँ, उसमें भी देखिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिसने भी ये सवाल किया है, देखिए सच कहूँ तो ये थोड़ा सा कम है। इतने से काम नहीं बनेगा, 30-40 पन्ने दिन में नहीं। आपको तो टारगेट रखना चाहिए कि 20 से 25 पेजेस। अगर आप एवरेज रीडर हैं तो 20 से 25 पेजेस पर आवर या 1.5 आवर्स का आपको एवरेज रखना चाहिए। अगर आप उसको न्यूमेरिकली क्वांटिफाई करना चाहते हैं रीडिंग स्पीड को, तो शायद ये क्वांटिफिकेशन हो सकता है। लेकिन 30 से 35 पन्ने पूरे दिन भर में पढ़ना बात नहीं जमेगी। क्या कर सकते हो आप थोड़ी कुछ और बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है पढ़ाई वाली बुक्स में आपका उतना मन नहीं लग रहा हो, तो आप प्लीज़ ट्राई करिए कोई नॉन फिक्शन पढ़ने की या फिक्शन बुक भी पढ़ने की या न्यूज़पेपर ही पढ़ने की, और तेज़ पढ़ने की कोशिश करिए कंसिस्टेंटली। वही आएगा, करत करत अभ्यास के वाली बात है यार। उसके अलावा कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं, कोई ऐसा गुरु मंत्र मैं नहीं दे सकता हूँ, या कोई भी नहीं दे सकता फॉर दैट मैटर। नो मैटर हाउ क्वालिफाइड दे आर और हाउ गुड दे आर,
nobody can give you a guru mantra to excel things which require practice, practice and practice, right? मैंने भी वैसी करी है, आपको भी वैसी करनी पड़ेगी. uh, Sir, my English language is not good. There is so many spelling mistakes and sentence structure. How to remove? What you can do is, I think you can start solving the CSAT के comprehensions. आप उनकी प्रेसी बनाइए, उनकी समरी बनाइए. आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशंस करिए. लेकिन मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक बात बता दूं. अभी मैं इंग्लिश में बात कर रहा था तो किसी ने लिखा कि सर हिंदी भी सीख लीजिएगा, आपको पोस्टिंग में हेल्प करेगी. उन्हें पता नहीं कि मेरा जो माध्यम है वो भले ही अंग्रेजी हो, लेकिन मैं आज भी अपनी कविताएं और बाकी सब चीज़ हिंदी से लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ. और एक तरह की परंपरा रही है हमारे परिवार में हिंदी साहित्य की. तो कई बार आप किसी को जज नहीं कर सकते हो आधे घंटे या 40 मिनट के इंटरव्यू में. जैसे मेरी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है, यू नो, and I was told that English as a language and as a medium of communication is a great tool in my hand and is one of the strongest skills of mine. बट यही बात मुझे बताई गई कि यूपीएससी के लिए बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लॉयर वाली लैंग्वेज नहीं चाहिए. मेंस में जटिल और जटिल नहीं बनाना है. इंडिया पहले से इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जिसमें इतनी जटिल समस्याएं हैं, उसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. सिंपल भाषा में टू द पॉइंट छोटे आंसर्स जो लिखेगा वो यहाँ पे गेम ले जाएगा. तो अपनी लैंग्वेज को बेसिक करिए, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखिएगा. एथिक्स में हाँ वर्ड्स और कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जीएस में इन जनरल write to the point answers, write in simple language, because as it has been rightfully said, right, that the most effective way to communicate is simplicity. जितनी सिंपली आप किसी को अपनी बात समझा देंगे वो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है अपनी बात को कन्वे करने का. Recently passed 12 and now want to take admission in DU college and now wanted to prepare UPSC. So 3 years is sufficient time for whole. Obviously यार 3 साल बहुत ही ज़्यादा टाइम है UPSC के लिए. But I would say कि आप पहले साल थोड़ा सा चिल करिए. अभी आप कॉलेज में गई हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए UPSC से रिलेटेड क्या है कैसा है. Just get the general hang of it and maybe after 1.5 years or quarter to 2 years you can start preparing full on mode to get that edge कि आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में ही एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर पाएं, अगर आप वो मैनेज कर पाएं अपनी कंपीटिंग कॉलेज कमिटमेंट से और सोशल कमिटमेंट्स जो कॉलेज के साथ आएंगी उनके साथ. Guys, we have 5 more minutes, so we'll take just a few more questions. In case you have more questions pending, you can always reach out to me on the platforms that I've already mentioned, be it Instagram for those wanting to reach out in Hindi, हिंदी माध्यम वालों के लिए Facebook पे आप reach out कर सकते हैं, वरना Telegram पे आप जुड़ेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी. So can you help when to join test series for GS mains and optional? आप एक की ले लीजिए, मैं तो कहूँगा. अब मैं बाकी ऑप्शनल्स की तो नहीं कह सकता, लेकिन लॉ में उतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. अगर आप जीएस के आंसर्स अच्छे लिख रहे हैं तो उसी स्ट्रक्चर में आपको लॉ ऑप्शनल लिखना है, बस कंटेंट बदल जाएगा. तो आप किसी एक की ले लीजिए अगर आप लेना चाहते ही हैं तो. कब आप लेंगे? मेरा सुझाव रहेगा कि आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद लीजिए, पहले से नहीं ज़रूरत है. आंसर राइटिंग आप पहले से करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज आप बाद में लीजिए. क्योंकि जो कुछ भी फीडबैक मिलेगा आपको, आप प्रिलिमिनरी या इनिशियल फीडबैक किसी सीनियर से ले लीजिए अगर आप बहुत ही खराब आंसर लिख रहे हैं. लेकिन अगर आप बेसिक आंसर्स लिख ले रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी फीडबैक मिलेगा इनफ टाइम है आपके पास वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए. हाउ टू मैनेज कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी प्लस ऑप्शनल? ग्रेट यार. इफ आई एम अज्यूमिंग कि आप कोचिंग की 3 घंटे कर रहे होंगे, तो आप अपना जो 4 स्लॉट्स मैंने बताए थे उसमें से एक स्लॉट में कोचिंग कर दीजिए. ट्राई किया करिए. एक बहुत सिंपल रूल है कोचिंग का कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है आप उस शाम को जाके वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगले दिन एक बार सुबह रिवाइज कर लीजिए. तो ये 3 रीडिंग हो गई. एक तो अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ा है तो फर्स्ट, सेकंड आप शाम को रिवाइज कर रहे हो तो सेकंड, थर्ड अगर आप अगले दिन सुबह रिवाइज कर रहे हो तो 3 रीडिंग हो गई. चौथी रीडिंग आप तब करिएगा जब उस सब्जेक्ट की क्लास दोबारा लगे. हो सकता है 1 सप्ताह बाद लगे, हो सकता है 3 दिन बाद लगे, हो सकता है 2 महीने बाद लगे. जब भी उस सब्जेक्ट की अगली क्लास हो, वहां जाने से पहले एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आपको पढ़ाया गया है. ये 4 रिवीजन हो जाएंगे आपके. दैट्स हाउ यू कैन मैनेज कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी. एक स्लॉट कोचिंग का रखिए, एक स्लॉट रिवीजन का रखिए, और उसी रिवीजन में अपनी सेल्फ स्टडी का स्लॉट जो थर्ड स्लॉट है वो रखिए. So we'll take 5 odd questions more. Sir, ancient and medieval history, have you studied in detail? To be very honest, art and culture I did not study in much detail. I studied it in detail for mains, because mains के लिए वो पतला हो जाता है, क्योंकि आपको एनालिटिकल होना होता है, आपको कंपेरेटिव होना होता है, आपको कई सारी चीज़ों में आपको मिलना होता है, आपको कंपेयर करना पड़ता है.
ग्रीको रोमान क्या है, पर्शियन इन्फ्लुएंस क्या रहा है, अमरावती स्कूल क्या है, हेलेनिस्टिक फीचर्स क्या हैं जो आए हैं बाहर से, एंड गंधर्व स्कूल क्या है, सारनाथ स्कूल क्या है, तो वो एनालिटिकल हो जाता है। तो मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर थोड़ा इजी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे उतना आरओआई लगा नहीं तो मैंने नहीं किया। मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट मैंने अच्छे से तैयार करी थी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, बट आर्ट एंड कल्चर नहीं करी थी उतनी। टू बी वर्ल्ड हिस्ट्री गुड क्वेश्चन यार। वर्ल्ड हिस्ट्री के इंटरनेट में बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप शायद ऋषिकेश सर हैं जिन्होंने अपने 4th या 5th अटेम्प्ट में क्लियर किया था, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने 3-4 साल में वो नोट्स को और एनरिच किया गया, जो जो उनको लगा कि नहीं हो रहा है और नहीं अच्छा है वो हटाते भी गए, तो उनके बड़े अच्छे से कॉम्पोजिट नोट्स हैं। सिर्फ उसको मत करिएगा, लेकिन वो गुड रिविजन बेंचमार्क नोट्स हो सकते हैं कि अपने नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, है ना? तो वो नोट्स आप एक बार देख लीजिएगा, शायद उन्होंने ऑनलाइन फ्री में डाले हुए हैं, मैंने भी वहीं से लिए थे, अच्छे नोट्स हैं। How to deal with the fear of failure? This is something that really struck to me in 11th, क्योंकि 10th तक मेरे कभी भी 92% से कम मार्क्स नहीं आए थे, और कभी कभी तो 99.5 मार्क्स भी आए थे, और स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, कैप्टन करता था, साई की तरफ से भी खेलता था, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, तो हर चीज़ में अचीवर होने की वो हो गई थी, वो प्रेशर भी था अचीवर होने का। सोसाइटी कॉन्स्टेंटली आपसे एक्सपेक्ट करती है, हमेशा आप अंडर द स्कैनर या लेंस होते हैं, जीत गए तो नॉर्मल बात होती है, हार गए तो बहुत बड़ी वो होती है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर भी होता है विनिंग का। लेकिन फेलियर से पहली बार मुखातिब 11th में हुआ, जब टिप फेल हुआ और अच्छे मार्जिन से फेल हुआ, और तब समझ में आया कि एक्चुअल फेलियर क्या होता है। बट अगेन बहुत खुशनसीब था कि जिस तरह के माता पिता, जिस तरह की बहनें, जिस तरह के लोग आसपास, दोस्त, यार, परिवार, बाकी लोग मिले, कभी भी मुझे मार्क्स से नहीं नापा, कभी भी मुझे मार्क्स से मेरी क्वालिफिकेशन, आज दुनिया के लिए मैं AIR 37 हो गया हूँ, मेरी फैमिली के लिए आज भी मैं उससे कुछ बढ़कर हूँ। और ये अगर आपके मन में एक कंफर्टिंग चीज़ होती है तो फेलियर से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि वो सेफ्टी नेट की तरह आपके लोग नीचे खड़े होते हैं। तो आई होप कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, ऐसा पीयर ग्रुप हो जो इतना कंस्ट्रक्टिव हो, इतना सपोर्टिव हो, तो फेलियर का डर ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं है, देन आई विल टेल यू ओनली वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड, that do things for yourself, do things for your goals and your objectives. You believe that you want to contribute to the country, you do it. कैसे करोगे, क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा, सिर्फ यूपीएससी प्लेटफॉर्म है तो नहीं, है ना? तो अगर आप इन चीज़ों में सॉर्टेड हैं, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, इट्स ओनली वन लाइफ दैट यू विल गेट। डू नॉट एक बहुत अच्छी है ना, स्टीव जॉब्स का भी मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। स्टीव जॉब्स की एक अच्छी स्पीच है स्टैनफोर्ड में, जब उन्होंने ग्रेजुएशन पे दी थी वहाँ के सेरेमनी में, and he said that don't be trapped in dogma is trying to live according to other people's expectations. Don't be trapped by dogma. It's your life, it's one life, it's a short life. Live it to the fullest of your potential, and that's when failures won't scare you, because ये फिल्मी बात लगेगी कि फेलियर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सच में वो बहुत कुछ सिखाते हैं, सक्सेस से कहीं ज़्यादा सिखाते हैं। सो टेक इट इन दैट वे। मैं ये नहीं कहूँगा कि लो फेज नहीं होगा, डिप्रेसिंग फेज वो आएगा, बट ट्राई टू ब्रेव थ्रू इट विद द पीपल around you who love you, right? That's the only way to deal with failures. Uh, I want to take science in class 11 so I can more focus in PCM. Is this good or not? I can't say यार, 11th में मैंने भी PCM लिया था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लॉ से करी, so you can't really predict these things. अगर आप बहुत सॉर्टेड है अपने दिमाग में 11th क्लास में ही कि आपको आगे रोड मैप पे क्या करना है, कि इंजीनियरिंग करनी है या सिलिकॉन वैली जाना है या टेकी जॉब लेना है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है या साइंटिस्ट टाइप का रिसर्च कुछ करनी है, देन ऑल गुड्स एंड ग्लोरी टू यू, माई बेस्ट विशेज, आप जाइए, आप PCM लीजिए और उस रोड मैप पे काम करिए, वरना यू कांट actually ever guess what where life will take you to a large extent. ठीक है? Sir, I just completed ancient history. Now should I start medieval or modern? I think you should start medieval. एक कनेक्ट होता है, स्टोरी की तरह बढ़ती है, so it's more relatable. और फिर जब आप मॉडर्न में प्रोग्रेस करेंगे तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होगा. सर, डू गैप ईयर अफेक्ट इंटरव्यू? आई वोंट बी द राइट पर्सन क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट हाँ, मेरा वो गैप ईयर था नौकरी के बाद वाला, तो उस पर ज़रूर सवाल हुआ था। बट अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो हाँ, शायद वो सवाल कर लें कि क्यों भाई, क्यों तैयारी कर रहे हो, और क्या है, कैसा है, कौन घर पे क्या देख रहा है वगैरह, बट इतना रिजल्ट और उस पर नहीं इफेक्ट करते। दे जस्ट वांट टू सी दैट यू आर क्लियर इन योर हेड व्हाई डिड यू टेक दिस ईयर और ब्रेक फॉर प्रिपरेशन फॉर सच एन अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, if you honestly tell them कि क्यों किया, they get your point and that's no big deal.
Sir, I am also from Kanpur, and my father recently met you in CA. All right, thank you, thank you. I hope that was a good meeting, and he had some good things to say about me. But thank you so much. Um, can you please tell me what should be the time taken for completing subject in detail? अब how can I tell यार for a particular subject because it will be very different for all subjects. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ. आप बिग टॉपिक्स और स्मॉल टॉपिक्स जब करेंगे ना तो ट्राई किया करिए कि स्टार्टिंग में बिग टॉपिक्स आप डेढ़ खत्म कर रहे हो एक स्लॉट में स्टडी आवर में. बाद में आते आते इसको 2 कर दीजिएगा और स्मॉल टॉपिक्स तो आप 3-4 निकल जाया करिए वो जो स्टडी स्लॉट होता है. तो ये एक तरीके का आपको मैं टाइम वो दे सकता हूँ. बाकी जो भी आप सब्जेक्ट का बिग टॉपिक हो वो उसमें डाल के देख लीजिए आपका बैठ रहा है कि नहीं. So have you studied completely GS from? No, no, no. Whatever resources I had from coaching from GS, I've been telling कि ये मेरा यहाँ से था. But जो कुछ ऑनलाइन किया, जो खुद से किया, जो खुद से नोट्स बनाए, you'll also realize यार जब कुछ करोगे ना मेंस तक आओगे then you'll realize कि जो मेंस की जो प्रेप थी that becomes completely different from what you were doing for the last say 3 or 4 months. Right, and that's not a scary thing, that's only a natural एक तरीके से डाइवर्जेंस आप कह लो कि आप इस तरफ फिर चलने लगते हो. सो दैट्स दैट. यू आर वेलकम. आई एम ग्लैड दैट इट कुड बी ऑफ हेल्प. लेट्स जस्ट टेक सर व्हेन टू स्टडी इन डे टाइम और इन नाइट टाइम. अब यार इसका मैं क्या जवाब दे दूं. सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर मैं कॉलेज में रात में पढ़ने वालों में से था. यूपीएससी के लिए मैंने ये हैबिट अपनी तोड़ दी और चेंज कर दी. मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन हो गया. हालांकि डिसिप्लिन नहीं कहूँगा, जो रात में पढ़ रहे हैं वो भी डिसिप्लिन है. एक पर्सनल चॉइस है. मैं सुबह उठ के अपना एक स्केड्यूल जो कि मैं सोचता हूँ कि एक ऑफिसर की लाइफ का स्केड्यूल होना चाहिए उसके हिसाब से जहाँ जहाँ वर्क आवर्स होते थे उसमें पढ़ाई कर लेता था. तो पढ़ाई को ही अपनी नौकरी मान ली तो उस हिसाब से अपना स्केड्यूल किया था. लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं रात में पढ़ने के तो कोई बिग डील नहीं है, आप रात में पढ़िए प्लीज. सर हैव यू जॉइन लाइब्रेरी और होम? नहीं नहीं यार, घर पे ही. मुझे लगता है कि आपको अगर घर में जो आराम है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है. अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप घर में सबसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं. आपको कहीं जाके बैठने की जरूरत नहीं है अलग से. सर इकोनॉमी रिसोर्सेज क्या रखे हैं? अच्छा ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन शायद आया है तो उन्होंने बार बार हाथ जोड़ दिए हैं. इकोनॉमी रिसोर्सेज आपकी डायनेमिक होनी चाहिए. आप बेसिक्स किसी भी अगर आप कोचिंग में हैं तो आप कोचिंग नोट्स कर लीजिए. अगर आप कोचिंग में नहीं है तो फ्री लेक्चर सीरीज बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं. उनसे सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स कवर कर लीजिए. बेसिक्स माने ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं. ये नहीं समझना ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है. ओपन मार्केट ऑपरेशन पहले आप समझिए, उसके बाद आप जब इकोनॉमी की प्रिपरेशन का केवल ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो या हिंदू हो उसके इकोनॉमी पेज में जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी टर्म आता है वो आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. उस टर्म को देख के आप घबरा नहीं जाना चाहिए कि ये क्या लिख दिया, ये क्या बोल दिया. आपको पता होना चाहिए क्या बात कर रहे हैं. अगर आरबीआई गवर्नर का कोई आर्टिकल आ रहा है तो उन्होंने क्या बात करी है, किस कॉन्टेक्स्ट में करी है और क्या हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ये सब आपके लिए क्लियर होना चाहिए. तो ये लेक्चर सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल होती है फ्री की, वो आप कर सकती है. अगर पतली बुक चाहिए तो शायद जी शंकर गणेश की एक आती है, वो आप बेसिक्स के लिए कर सकते हैं. बाकी ऑनलाइन नोट्स आर मोर देन इनफ. डायनेमिक एस्पेक्ट इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी मंथली मैगजीन से होगा और उसमें वो बहुत हद तक स्टैटिक भी कवर करते हैं, बहुत हद तक. जब वो कुछ समझा रहे होंगे आपको डायनेमिक एस्पेक्ट या कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर तो उसमें वो स्टैटिक भी कवर कर रहे होंगे. रियली सॉरी. प्लीज़ पॉलिटी का ऑनलाइन चैनल बताइए या बनाइए. मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. लास्ट 2 या 3 क्वेश्चंस. दिस ईयर सीसैट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर यूपीएससी and thank you. How I manage preparation with coaching in 12 months. I have discussed यार how to manage with coaching. आप एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग. स्टार्टिंग में दिन में ओके सो वील टेक जस्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव. स्टार्टिंग में दिन में कितना कवर होना चाहिए? एज आई सेड ट्राई टू कीप अ टारगेट ऑफ 20 पेजेस इफ यू वांट अ क्वांटिफिकेशन. हालांकि आपको ऐसे क्वांटिफिकेशंस के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं कि 20 to 25 पेजेस आप टारगेट रखिए 1 to 1.5 आवर्स में कवर करने का. स्पीड को और अच्छा कर देंगे तो 25 पेजेस पर आवर पे आप आ जाएंगे. तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको पेजेस वाइज ही आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है ना. और तीसरा
11th 12th NCRT will suffice. Yes, it will suffice if you are comfortable with humanities and previous subjects. uh, so don't you feel like a god among? No, not at all. I'm nobody, and I think the aspirant should also get this mentality that um, you know we are no different from you guys. I'd be more than happy to see some people from here sitting on this end of the camera the next year, and maybe I'll come in, and if I have the time, type in some doubts. So please, nothing like that. Um, Last question, please. There are too many now. How? Okay, I'll just pick the latest one. Uh, Keep focused. I think I've discussed two or three questions on focus. So if there's some different questions, um, all right, these questions I've already done. I think we'll call it a day then. I've tried to cover as much as I could. I'm running a bit late on my schedule. I'm already 5 minutes late, but I think it was worth it. It's always great. I always try to invest whatever time I have at my disposal towards aspirants, because I know that even one question being resolved means a lot during the prep, and it can help you take your mind off that constant doubt and invest it more productively. But anyways, I've tried to cover a lot of questions. Hopefully, it would have been helpful for some of you. Um, in case you still have doubts, whatever channels, social media platforms I'm on, I've already mentioned. There's an email ID for doubts also. I try to cater to it as much as I can. But all the best, yeah. It's a tough exam. Keep your spirits high. Try to be with people who encourage you constructively, and hopefully you'll not lose touch with the beauty of this examination amidst all the social pressures and the negative connotation and performance pressure of this examination, right? And always remember just two parting things, that this is the first step. Once you clear the examination, the society will make you feel like कि सब कुछ ही हो गया है और IAS हो गया हो. नहीं, this is the first step of the ladder. Now the real journey begins. Now your whatever you've been working for will begin. ये देखिए जो फिकल और मटेरियलिस्टिक वांट्स होते हैं ना, घोड़ा गाड़ी बंगला वगैरह वगैरह, ये सब 2-3 दिन के शौक होते हैं. इसके बाद यू वोंट गेट दैट सेटिस्फैक्शन इफ यू आर कमिंग इनटू द सर्विसेज फॉर ऑल दीज fickle things. So keep that in mind. And secondly, don't treat this exam as too much, much bigger than you. I think all of you guys, whatever you are doing, no matter, अब आपको लग रहा होगा कि अब निकल गया इनका तो इजी है इनके लिए कहना, लेकिन मैं जब नहीं निकला था तब भी यही बात कहता था, शायद इसीलिए इस माइंडसेट की वजह से निकला, that this exam is not the sole barometer or metric of your capabilities. Many of you would go ahead and do great things in life, not necessarily in UPSC. If you come to UPSC, great. Nothing could be better than contributing to the services of your nation, but this is not the only platform. Keep that in mind. And secondly, when you clear, hopefully most of you will clear. Remember not to, keep. मैं ये एक example parting में सबको देता हूँ कि when you scale a peak, ना एक पहाड़ जब आप चढ़ते हैं तो बहुत मेहनत से आपने वो चढ़ाई करी है, तो जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो बर्फ से ढकी वादी होती है, चोटी होती है, सब होती हैं, तो वो नज़ारा बहुत अच्छा होता है. आप उसको एंजॉय करिए, उसका लुत्फ उठाइए. आपने मेहनत करी है, आपने वो डिजर्व किया है, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ मत खड़े रहिएगा, क्योंकि आप जम के मर जाएंगे, है ना. यू फ्रीज टू डेथ इफ यू जस्ट कीप स्टैंडिंग देयर एंड स्टेयरिंग. And this was a lesson my parents taught me, that once you have achieved success, you've got something in life, great, all goods and glory to you. Enjoy the limelight, enjoy whatever comes with it, but then scale down humbly. Just humbly come down from that mountain, pick a new mountain and start scaling again. And that is life, constantly challenging yourself. Stagnate mat ho jayega success milne par. That's my only piece of advice that I can give to you in whatever little experiences I've had in my life. Hopefully you guys would find ways to keep in touch with me. I always feel more energized when interacting with aspirants. But that was a great session, guys. Thank you for being a patient audience. I know it was last moment. Most of my sessions, I'm sorry about this, scheduling issues हैं, last moment पे decide हो पाता है. So that's that. It was a bit last moment वाला session, but इसकी recording available होगी, so many guys can take एक तरीके से इसके फायदा है वो भी उठा पाएंगे. So that's that. Thank you so much. Hope to see you guys soon again. Thank you UPSC Online for providing me this platform. It was great of you guys. You guys have been a sport in not just inviting me, scheduling it at the last minute as per my commitments, but also giving me the step-by-step instructions of my social media, कैसे live होना है and stuff like that. So that's that. Thank you guys. All the best.